चीन के जो युद्ध के बादल हैं वो अब घने होने शुरू हो गए हैं, वो अब गहरे होने शुरू हो गए हैं। चीन ने अपने गृह युद्ध जो कि उनका 1949 में खत्म हुआ, उसके बाद से लेके आज तक जो उन्होंने प्लानिंग की है उससे उन्होंने कई देशों को चेकमेट कर दिया। और आर्थिक शक्ति हो, चाहे कूटनीतिक शक्ति हो, चाहे सैनिक शक्ति हो, पलड़ा इन तीनों का चीन की तरफ भारी है, जो अमेरिका भी मान चुका है। चीन के अंदर किसी भी चीनी नागरिक की हिम्मत नहीं है शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ भी कहने की, क्योंकि जो भी कहेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। और ये हमने देखा है 2013 से, जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। ग्रांट स्नैप्स जो कि यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और जिनके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और हम देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, ये 4 देश ही इन चीज़ों के पीछे। अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो 81% ताइवानी नागरिक मानते हैं कि अमेरिका उनकी मदद के लिए सैनिक नहीं भेजेगा। और अगर अमेरिका ने सैनिक नहीं भेजे ताइवान की मदद के लिए तो चीन का जो कब्जा होगा ताइवान पे वो बहुत जल्दी होगा। अगर अमेरिका चीन को इतना व्यापार नहीं देता, आज दुनिया के लिए सिरदर्द चीन नहीं होता। हम यहाँ से सिटीज़ में बैठ के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। वी स्टिल डोंट नो कि बॉर्डर्स पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। अगर चाइना के ऊपर कोई बात कर सकता है, इट हैज़ टू बी समवन जिसने बॉर्डर पे सर्व किया है, बिकॉज दे नो द बेस्ट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि जी चीन एक शांति प्रिय देश है। चीन जो इतनी बड़ी तादाद में सैनिक तैयारी, आर्थिक तैयारी कर रहा है, वो शांति के लिए कर रहा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमें चीन से व्यापार बंद करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली हम चीनी सेना को ताकतवर और मजबूत कर रहे हैं। हम जितना पैसा अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगाएंगे उतना हम अपनी सेना को भी ताकतवर करेंगे, क्योंकि जितना पैसा ज़्यादा हमारे पास होगा उतना ज़्यादा पैसा हम अपनी सेना को भी दे पाएंगे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। बहुत टाइम हो गया था हमने कोई जियोपॉलिटिक्स पे एपिसोड नहीं किया था, तो ये आज का पॉडकास्ट सिर्फ उस लिए है, हर उस जियोपॉलिटिकल नर्ड के लिए जिसे इस पूरे चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है। हमारे गेस्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी आज के लिए। इस पॉडकास्ट पे वो बात कर रहे हैं भारत और चाइना के बारे में, स्पेशली चाइना के अंदर क्या क्या हो रहा है और चाइना की मेंटालिटी क्या है, उसे उन्होंने डिकोड किया है। एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ इस पूरे पॉडकास्ट से निकल के आई है, विच इज़ कि किस तरह से भारत और चाइना का युद्ध बहुत जल्द होने वाला है और शायद हमारे लाइफ टाइम में हमें ये युद्ध देखने को मिलेगा। जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स आज बदल रहा है, पूरी दुनिया एक पाउडर केक के ऊपर है और कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर हम जियोपॉलिटिकल स्केल पे पूरे वर्ल्ड को देखें तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते और इसीलिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। हम ऑफ द कैमरा जो बात कर रहे थे कि जैसे ही बुक रिलीज़ हुई थी, लॉन्च हुई थी, आई वांटेड टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि हमेशा ये पर्सपेक्टिव होता है मेरा कि अगर चाइना के ऊपर कोई बात कर सकता है या चाइना के बारे में कोई बात कर सकता है, इट हैज़ टू बी समवन जिसने बॉर्डर पे सर्व किया है, बिकॉज दे नो द बेस्ट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम यहाँ से सिटीज़ में बैठ के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, वी स्टिल डोंट नो कि बॉर्डर्स पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि चाइना एक जगह पे डिप्लोमेटिकली कुछ कहता है और बॉर्डर्स पे उसकी हरकतें कुछ और ही होती है। तो उसके लिए आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑन द शो एंड टू हैव योर एक्सपर्टीज़, आपके ओपिनियंस में जानना चाहूँगा। बट सर, फर्स्टली वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। जय हिंद जयेश जी, एंड थैंक यू सो मच। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे हूँ। ये बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है और जब आपका मेरे को मैसेज आया कि आप मेरे को इंटरव्यू करना चाहते हैं तो रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पॉडकास्ट ने मेरे को इंटरव्यू करने की बात की। एंड रियली मेरा बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया मेरी बात रखने के लिए। राइट, जय हिंद सर। सर, ये पहले तो एक बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं, बिकॉज द बुक इज़ आउट एंड बुक के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, बुक के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो द बुक इज़ कॉल्ड चाइनाज़ वॉर क्लाउड्स, द ग्रेट चाइनीज़ चेकमेट। नाम का मीनिंग पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या एग्जैक्टली थॉट था इसके पीछे। जय जी, ये जो मेरे बुक का टॉपिक है चाइनाज़ वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज़ चेकमेट, इसको 2 भागों में मैं एक्सप्लेन करूँगा। चाइनाज़ वॉर क्लाउड्स का मतलब है कि चीन के जो युद्ध के बादल हैं वो अब घने होने शुरू हो गए हैं, वो अब गहरे होने शुरू हो गए हैं। राइट। और द ग्रेट चाइनीज़ चेकमेट का मतलब है कि जो चीन ने अपने गृह युद्ध जो कि उनका 1949 में ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेके आज तक जो उन्होंने प्लानिंग की है उससे उन्होंने कई देशों को चेकमेट कर दिया। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे कूटनीतिक शक्ति हो, चाहे सैनिक शक्ति हो,
पलड़ा इन तीनों का चीन की तरफ भारी है, जो अमेरिका भी मान चुका है कि चीन अब इतनी बड़ी उनके लिए दिक्कत बन चुका है। और जो हम आए गए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो ये जो चीन ने 1949 से लेके अब तक जो प्लानिंग की, ये इसका डायरेक्ट लिंक है द ग्रेट चाइनीज चेकमेट में ऐसे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कई देशों को चेकमेट कर दिया, उसमें अमेरिका भी शामिल है। ओके, इसके बारे में हम और बात करेंगे, बट पहले क्योंकि हम इंडियंस है, एवरीवन जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो एक चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि बहुत से बार ऐसा लगता है कि बस अब युद्ध होगा चाइना और भारत के बीच, क्योंकि हम वो एकदम एज पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें बॉर्डर्स पे कभी रुकती ही नहीं। ये जो, और उनका आई थिंक एक PLA अफिलिएटेड न्यूज़पेपर भी था जिसने बहुत पहले एक आर्टिकल भी छापा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 6 वॉर्स दैट चाइना विल फाइट, एंड उसमें आई थिंक 3rd या 4th वॉर एक ताइवान के साथ था, एक इंडिया के साथ था। तो कब होगा इंडिया और चाइना का वॉर? जय जी, 8 जुलाई 2013 को विन वी पू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 युद्ध जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा, या 6 वॉर्स दैट चाइना विल फाइट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इसमें जो पहला युद्ध का जिक्र है वो है चीन युद्ध करेगा ताइवान के लिए। दूसरे युद्ध का जिक्र है जो चीन करेगा स्पार्टले आइलैंड्स के लिए जो साउथ चाइना सी में है। और तीसरे युद्ध का जिक्र है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। अब इनकी जो टाइमलाइंस दी गई हैं, और ये टाइमलाइंस हैं कि ताइवान वो 2025 और 30 के बीच में करेगा, स्पार्टले आइलैंड्स 30 और 35 के बीच में करेगा, और भारत पाकिस्तान का 2 फ्रंट वॉर 2035 और 40 के बीच में होगा। ये इन्होंने ब्रॉड एक टाइम फ्रेम दिया है। तो जब मैंने काफ़ी रिसर्च की इस किताब के लिए, और जो मैंने पहले 3 युद्ध का मैंने जिक्र किया है इस किताब में, और मैंने ये भी लिखा है किताब में कि मैं 2035 में इस बुक का सीक्वल निकालूंगा, क्योंकि तब तक या तो युद्ध के बादल बहुत कम हो गए होंगे या फिर ये 3 युद्ध हो गए होंगे। मेरे आंकलन से जो युद्ध है, पहला युद्ध जो चीन ताइवान के लिए करेगा वो 2027 में होगा। उसके 2 साल बाद 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स के लिए होगा। और तीसरा जो युद्ध होगा जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के टेन्योर में होगा, वो होगा पाकिस्तान और चीन का जॉइंट 2 फ्रंट वॉर भारत पे, जो 2035 में होगा। और जो मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किया, पूरी टाइमलाइंस जो हैं, ये टाइमलाइन सारी 2027 के ताइवान के युद्ध के लिए, 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स के लिए, और 2035 में पाकिस्तान चीन का जॉइंट 2 फ्रंट वॉर भारत पे। ये सारी टाइमलाइंस जो हैं, और इसका मैंने काफ़ी बुक में डिटेल में जिक्र किया है और सारी रेफरेंसेस कोट करके जिक्र किया है कि ये जो टाइमलाइन है ये 2035 की तरफ जा रही है, 2 फ्रंट वॉर भारत के ऊपर जो होना है। ओके, बट आपने कहा कि ये जो भारत के साथ में वॉर होगा ये शी जिनपिंग के एरा में ही होगा, जब उनका कार्यकाल शुरू होगा। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अभी से कह रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो पावर्स है इन चाइना वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, क्योंकि उसे अब अपोजिशन भी बहुत मिल रहा है वहाँ पे। इसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है, क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए जय जी, जहाँ तक शी जिनपिंग के खिलाफ जो लोग हैं चीन में, वो ना के मात्र हैं, अगर हैं भी तो मुट्ठी भर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चीन का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम है वो हमें समझना पड़ेगा, और इसी से हमें ज्ञान होगा कि शी जिनपिंग के खिलाफ कोई ऑपोजिशन क्यों नहीं है। सबसे बड़ा है कि चीन में 1 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, यानी कि चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे CCP कहते हैं। चीन की जो सेना है PLA, जिसमें उनका थल सेना, वायु सेना, नौसेना और बाकी जो उनके ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो सारे पॉलिटिकली अलाइंड है। राइट। तो शी जिनपिंग को किसी से कोई खतरा नहीं है चीन के अंदर, और जो थोड़े बहुत खतरे थे वो शी जिनपिंग ने या तो उन्हें जेल में डाल दिया या उन्हें मरवा दिया। आज की तारीख में शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में कोई खतरा नहीं है। बाहर के कई मुल्कों में हो सकता है, लेकिन चीन के अंदर किसी भी चीनी नागरिक की हिम्मत नहीं है शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ भी कहने की, क्योंकि जो भी कहेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। और ये हमने देखा है 2013 से, जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, उन्होंने किसी एक इंसान को टॉलरेट नहीं किया जिसने उनके खिलाफ या चीन के खिलाफ कोई भी बात की हो। करेक्ट। तो थोड़ा सा चीन के इतिहास में जाते हैं, जहाँ पे माओ जेडोंग से हम अगर शुरू करें तो उस वक्त क्या चल रहा था चाइना में, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो चाइना का जो एक ग्रोथ का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो माओ त्से-तुंग के एरा से ही शुरू हो गया। फिर उसके बाद में डंग शाओपिंग आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो क्या हो रहा था उस एरा में? जय जी, मैंने ये किताब 8 चैप्टर्स में लिखी है।
और मैंने पहला चैप्टर, जैसा आपने सही कहा, मैंने शुरू किया माओ जेडोंग के एरा से, और उससे पहले मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है चाइना की टेरेन, चाइना की टोपोग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। अभी किसी भी भारतीय सेना के डिस्कशन में जो पहली चीज़ डिस्कस होती है वो डिस्कस होती है ज्योग्राफी या टेरेन, जिसे टेरेन एनालिसिस कहते हैं। अब टेरेन एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के बाद ही चीज़ें सामने आके खुल के आती हैं कि ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। तो जो मेरा पहला चैप्टर है, मैंने चीन की टोपोग्राफी या ज्योग्राफी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पे मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा तो दर्शकों को समझ आ जाएगा कि आज जो चीन है वो क्यों है। देखिए जैसे जब 1949 में चीन का गृह युद्ध ख़त्म हुआ, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले थे, जिसे कोमिंतांग कहते हैं, जिसके मुखिया चियांग काई शेक थे, वो गृह युद्ध हार गए कम्युनिस्ट से, तो वो ये सारे लोग भाग गए ताइवान। तब ताइवान का नाम होता था फोर्मोसा। ये जो हारी हुए लोग थे ये भागे फोर्मोसा, उन्होंने वहाँ पे उसका नाम बदल के रखा ताइवान, और ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब गृह युद्ध से पहले चीन, जो मेनलैंड चाइना है जिसे हम आज चीन के नाम से जानते हैं, उसका जो नाम था वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक एक देश था। लेकिन जब ये कोमिंतांग हार गई तो ये ताइवान गए और उन्होंने वहाँ उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो कम्युनिस्ट मेनलैंड चाइना जीते, उन्होंने चीन का नाम ROC से बदल के रख दिया PRC या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जब ये गृह युद्ध खत्म हुआ 1949 में, तो माओ जेडोंग, जिन्होंने ये पूरा गृह युद्ध को लीड किया था कम्युनिस्ट की साइड से, वो चेयरमैन बने CCP के, और जब तक वो 1976 तक जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने कई सुधार भी किए, और उनके कार्यकाल में कई ऐसी बातें भी हुई जो कि चीन के लिए बहुत ही शर्मनाक थी, और ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जो आपका प्रश्न है कि माओ जेडोंग के कार्यकाल में क्या हुआ, जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो माओ जेडोंग ने जो पहली अच्छी चीज़ की, जो काबिल तारीफ़ है और कई देशों को अपनानी चाहिए, उन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे। उन्हें ये रियलाइज तब हो गया था 1949 में, अगर चीन ने एक शक्तिशाली देश बनना है तो उसकी बुनियाद अच्छे एजुकेशन पे होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं अच्छी होगी कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। और ये इसलिए मैंने माओ जेडोंग को की तारीफ़ की इस मुद्दे पे, क्योंकि तब बहुत कम देश थे जो कि समझ पाए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है या होगी आने वाले समय में। उन बहुत कम लोगों में से एक थे माओ जेडोंग, और इन्होंने एजुकेशन पे बहुत बढ़ावा देना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले 16 साल में, गृह युद्ध 1949 से ख़त्म होने के पहले 16 साल में, जो स्कूल छात्र जाते थे उनकी एनरोलमेंट 4.5 गुना बढ़ी, जो कॉलेज जा रहे थे उनके छात्रों की एनरोलमेंट 8 गुना बढ़ी, और जो सेकेंडरी स्कूल जा रहे थे उनकी एनरोलमेंट 6 गुना बढ़ी। यानी कि 16 साल में ही चीन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया एजुकेशन को लेकर। लेकिन माओ जेडोंग के कार्यकाल में कुछ ऐसी बातें भी हुई जो कि चीन के लिए आज तक शर्मनाक हैं, लेकिन उसके बारे में चीन कभी बात नहीं करता है। उन्होंने जब ये एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी सोचा कि अब वक्त आ चुका है चीन को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े तादाद पे हो। 1949 में जब गृह युद्ध खत्म हुआ जयजी, तब चीन का जो मेन सोर्स था इनकम का वो था एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी। अब उन्होंने 1956 में उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत उन्होंने कहा कि अब जो अधिकतर चीनी लोग हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती बाड़ी छोड़ के अब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फैक्ट्रियां डालेंगे। अब इससे ये हुआ कि लोगों पे वहाँ बहुत प्रेशर आया, क्योंकि वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जैसे मैंने बताया, और उनको वही करना था जो चीनी सरकार ने बोला, CCP ने बोला। तो लोग खेती बाड़ी छोड़ के वो फैक्ट्रियां लगाने लग गए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि इतने लोग खेती बाड़ी छोड़ने लग गए कि चीन का जो बेसिक उत्पादन होना चाहिए था अपने नागरिकों के लिए, वो कम होता चला गया। लेकिन किसी भी चीनी सरकारी अफसर में हिम्मत नहीं थी कि वो सच्ची बात बताए कि हमारा जो खाद्य पदार्थ की तादाद है वो कम हो रही है। और वो गलत रिपोर्ट्स ऊपर भेजते रहे बीजिंग तक कि सब ठीक है, हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। और साथ में ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी माओ जेडोंग की, उस पर तो तवज्जो चीन देता रहा।
एक वक्त आया जब चीन को एहसास हुआ हमारे पास तो खाने के लिए सामान ही नहीं है, हमारे गोदाम खाली पड़े हैं। और तब उसके बाद शुरू हुआ द ग्रेट फेमाइन, यानी कि भूखमरी। और इतनी भूखमरी हुई कि आज तक ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन जो कहा जाता है कि कम से कम 20 लाख से 2 करोड़ लोग के बीच चीन में मर गए भूखमरी की वजह से। और यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि इतनी वहाँ पे भूखमरी आ गई, अनाज बिल्कुल नहीं था, कि कुछ इंसानों ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इतना वहाँ पे ये ग्रेट जो फेमाइन आया या भूखा आया, सूखा आया, उसकी वजह से ये जो दिक्कत हुई। और जब ये हुआ तो चीनी नागरिकों को एहसास होने लग गया कि हमारे जो नेता हैं उनकी नीति तो बिल्कुल ख़राब है। अगर हमें खाने के लिए सामान ही नहीं है तो हमने फैक्ट्रियाँ डाल के करना क्या है। और वहाँ के लोगों में फिर जो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, उनमें जो ये लोग बोलने लगे कि हमारे साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 7000 कार्डर्स कॉन्फ्रेंस हुई। राइट। 7000 कार्डर्स कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जो हमसे कुछ नीतियाँ हुई वो गलत थी, और माओ जेडोंग ने उसकी माफ़ी मांगी। और उन्हें पश्चाताप के लिए उन्होंने कहा कि अब मैं सत्ता में नहीं रहूँगा, और उन्हें सत्ता की कमांड बाकी लोगों को दे दी, जिसमें से एक डेंग जियाओपिंग भी थे। और वो उन्होंने सत्ता से संन्यास ले लिया। तो कुछ साल तक चीन ठीक चला। जो गलतियाँ ग्रेट लीप फॉरवर्ड में हुई थी, ग्रेट फेमाइन में हुई थी, वो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। लेकिन माओ जेडोंग ज़्यादा देर तक सत्ता से दूर नहीं रह सके, और उन्होंने 1968 में फिर फैसला किया कि वो वापस सत्ता में आएंगे। लेकिन उन्हें एक मुद्दा चाहिए था वापस सत्ता में आने के लिए, और वो जो मुद्दा उन्होंने ढूंढा वो था राष्ट्रवाद का। उन्होंने कहा कि ये जो अब नेता हैं जो चीन पे शासन कर रहे हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं, ये जो चीन का बेसिक सिद्धांत है कम्युनिज्म, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये लोगों के खिलाफ हैं। तो उन्होंने राष्ट्रवाद के ज़रिए लोगों को भड़काना शुरू किया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि 1966 से लेकर 1976, जब तक माओ जेडोंग का देहांत नहीं हुआ, एक दशक, जिसे कहते हैं द कल्चरल रेवोल्यूशन, चीन में आतंक सा फैल गया। आतंक सा इसलिए फैल गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने माओ जेडोंग की बात मानी, क्योंकि माओ जेडोंग बहुत बड़े एक राजनेता थे चीन के, और जो वो कहते थे लोग उसे बहुत मानते थे। जब उन्होंने ये चीज़ कहनी शुरू की, उसके बाद 96 से लेकर 1968 में इसका पीक आया कल्चरल रेवोल्यूशन का। और लोगों ने जो भी देखा कि चीन के खिलाफ बोल रहा है या जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है थोड़ा भी, तो लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई स्कूल के छात्रों ने अपने प्रिंसिपल अध्यापकों को मारा, कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रोफेसर्स को मारा। और यहाँ तक कि वहाँ पर एक नई एक सेना टाइप खड़ी होगी जिसे रेड आर्मी कहते थे। रेड आर्मी माओ जेडोंग की एक अनऑफिशियल सेना थी जो कि इम्प्लीमेंट करने लग गई जो माओ जेडोंग कह रहे थे राष्ट्रवाद के। ये स्टूडेंट से बनी हुई एक आर्मी थी। ये एक स्टूडेंट से बनी, आपने सही कहा, स्टूडेंट बनी हुई आर्मी थी, क्योंकि यंग लोग काफ़ी इस राष्ट्रवाद के और ये अट्रैक्ट हो रहे थे। अब क्या हुआ, ये जो एक दशक में चीन में आतंक सा फैल गया, खून पे खून होने लग गए। और 1969-70 में माओ जेडोंग को एहसास हुआ कि अब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया है और ये तो अब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। तो उन्होंने लोगों को थमने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब मेरे जो मुद्दे थे वो पूरे हो रहे हैं, आप शांति लाइए। लेकिन शांति आने में भी समय लग गया। अब इस वक्त एक बहुत बड़ी घटना हुई जो कि किसी कम्युनिस्ट देश में पहली और आखिरी बार हुई थी। एक लिन बाओ थे जो कि माओ जेडोंग के समय के वो रक्षा मंत्री थे। और वो रिटायर्ड मार्शल थे चीनी एयरफोर्स के। तो माओ जेडोंग ने लिन बाओ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चीनी संविधान में इसकी एंट्री भी करा दी कि मेरे बाद लिन बाओ चीन के नेता बनेंगे। अब लिन बाओ को जब ये पता चला तो खुश तो हुए, लेकिन फिर उनको ये लगने लग गया कि जितनी जल्दी माओ जेडोंग का पत्ता साफ होगा उतनी जल्दी मेरे को सत्ता मिलेगी। वो लालची हो गए सत्ता के लिए। और उन्होंने अपने बेटे के साथ, जो कि बेटे भी चीनी एयरफोर्स में अफसर थे, इन्होंने प्लान करना शुरू किया माओ जेडोंग को मारने के लिए। और इन्होंने 1-2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। प्रोजेक्ट 571
प्रोजेक्ट 571 की एक वो स्पेशल यूनिट थी जिसका नाम था यूनिट 571, जिसे टास्क किया गया लिन बाओ के बेटे ने माओ जेडोंग को मारने के लिए। लेकिन वो जो एक दो इन्होंने प्लान किए वो सफल नहीं हुए और माओ जेडोंग को इसकी भनक लग गई। और जब माओ जेडोंग को इसकी भनक लगी तो माओ जेडोंग ने फैसला किया कि अब लिन बाओ को जेल में डालना चाहिए। लेकिन लिन बाओ को उसकी खबर मिल गई और वो अपने बेटे समेत, अपनी बीवी समेत वो एक चीनी वायुसेना के एयरप्लेन में वो चीन से भाग गए और उस प्लेन का क्रैश हुआ मंगोलिया में, जिसके बारे में काफ़ी थ्योरीज हैं। लेकिन ये सारे 8 लोग जो उस प्लेन में थे वो मारे गए। जब लिन बाओ की मौत हुई तो माओ जेडोंग को बहुत धक्का लगा कि मेरे सबसे करीबी ने मेरा विश्वासघात किया। और उसके बाद से माओ जेडोंग की जो तबीयत थी वो बिगड़नी शुरू हो गई। और एक और चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा कि जब ये कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 66 में, तो माओ जेडोंग ने कई लोगों को जिनको सत्ता दी थी, उसमें एक डेंग जियाओपिंग भी थे, उन सबको उन्होंने एग्जाइल में भेज दिया था। उन्होंने उनको शहरों से निकाला दे दिया था, वो छोटे छोटे गांव में जाके रहने लग गए थे। लिन बाओ की मौत के बाद जब माओ जेडोंग को बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे सबसे करीबी ने मेरा विश्वासघात किया, तो वो उन्हीं लोगों की तरफ मुड़े जिनको उन्होंने शहरों से एग्जाइल दिया था। उसमें डेंग जियाओपिंग भी थे और सबको वापस सत्ता में लेके आए। और 1976 में माओ जेडोंग दुनिया से चल बसे। राइट। और ये जो एक एरा था, जो कि माओ जेडोंग का एरा था, इसमें गलत चीज़ें बहुत हुई जो मैंने जिसका जिक्र किया, चाहे ग्रेट फेमाइन, चाहे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चाहे कल्चरल रेवोल्यूशन। और एक जो अच्छी चीज़ हुई जो मैंने शुरू में कहा कि एजुकेशन पे अच्छा फोकस किया गया, जिसकी बुनियाद बनी चीन को एक ताकतवर देश बनने के लिए, जो कि जैसे हम आगे बात करेंगे उसके बारे में पता चलेगा। तो जो एक माओ जेडोंग का एरा था वो 1976 में ख़त्म हो गया उनकी मौत के साथ। राइट। और उसके बाद शुरू हुआ डेंग जियाओपिंग का एरा, जिसमें उन्होंने काफ़ी तवज्जो दिया चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। सो बट हम डेंग जियाओपिंग के बारे में बात करें उसके पहले माओ से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब माओ पावर में थे चाइना में, उस वक्त चाइना के रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज वो कैसे थे, स्पेशली विद इंडिया? ओके, देखिए, माओ जेडोंग जब पावर में थे तो उसी समय में 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ। राइट। अब चीन ये युद्ध शुरू में नहीं चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि चीन ने कहा कि 1959 की जो वो बॉर्डर की रेखा है उसे भारत माने। भारत ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, हमें अरुणाचल में जो मैकमोहन लाइन है हमें उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, जो कि चीन और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। चीन ने कहा हम पे तो जोर ज़बरदस्ती से हस्ताक्षर हुए, तो ये तो गलत है, आपको तो हमारी 1959 की रेखा को मानना होगा, जो कि बॉर्डर होगा चीन और भारत के बीच में, जो कि भारत तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मतलब था भारत की जो टेरिटरी है उसका लॉस होगा। करेक्ट। अब चीन का जो एक एग्रेसिव एटीट्यूड था वो 1959 के बाद आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गया। 1949 से 1959 तक भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बल्कि चीन ने जब तिब्बत पे लड़ाई की और तिब्बत को अपने देश में शामिल किया, तब भी भारत ने चीन के साथ कोई रिश्ते ख़राब नहीं किए। भारत ने वो तिब्बत के भी एनेक्सेशन को उसके ऐसे गलत बयान नहीं दिए। भारत ने कहा कि ये चीन का आंतरिक मामला है। लेकिन 1959 के बाद भारत और चीन के रिश्ते बहुत ख़राब होने लग गए। और मैं यहाँ आपके दर्शकों को जय जी एक बात और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब से देश बना, एक नया देश बना 1947, तब से लेके आज तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब ही रहे हैं। और जो बुनियाद जिस पे पाकिस्तान बना हम सारे जानते हैं, भारत विरोधी बुनियाद, वो पाकिस्तान के पहले दिन से ही थी और आज तक हमारे दोनों देशों के बीच में खटास है। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं था। शताब्दियों से चीन और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। कल्चरली बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे, व्यापार के नज़रिए से बहुत अच्छे रहे थे। और जब सिविल वॉर ख़त्म हुई चीन की 1949 में, तब से लेके भी 1959 तक हमारे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन सब कुछ चेंज हुआ 1959 के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीन का जो एग्रेसिव एटीट्यूड शुरू होना हुआ, तो हमने फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी लाई, जिसके तहत हमने बॉर्डर पे हमने फ़ौज की, सेनाएं की पोस्ट बनाई, जो कि चीन ने ये सोचा कि ये एक युद्ध की तैयारी है।
और 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया। Right. और 1959 में एक और बात हुई थी जिससे कि चीन एक्चुअली चढ़ गया था। वो ये हुआ, एक तो हमने कहा कि 1959 वाली लाइन हम नहीं मानेंगे, और तब एक और हुआ था कि जब दलाई लामा तिब्बत से भाग के भारत है और भारत ने उन्हें शरण दी, इससे चीन बहुत बौखला गया। Right. और उसके बाद चीन का जो एटीट्यूड था भारत की तरफ वो बिल्कुल बदलने लग गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पे युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में एक चीज़ जो हुई कि चीन ने भारत पे दो तरफ से युद्ध किया। अब जहाँ तक चीन की बात है, चीन और भारत के बॉर्डर को चीन के नज़रिए से अगर देखें तो वो है, उसको वो वेस्टर्न सेक्टर कहता है, मिडिल सेक्टर कहता है, ईस्टर्न सेक्टर कहता है। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो हमारे पूर्वी लद्दाख के ऑपोजिट है। राइट। जो सेंट्रल सेक्टर है वो हमारे उत्तराखंड और सिक्किम के ऑपोजिट है, और जो ईस्टर्न सेक्टर है चीन का बॉर्डर पे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब चीन ने क्या किया कि वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर से हमला किया। अब उसने जब वो लद्दाख में उसने हमला किया, जो वो सोचता था कि उसके लाइन है 1959 की जो लाइन है अक्साई चिन में, जब वो उस एरिया पे पहुंचा तब उसने युद्ध को थाम दिया कि मेरे जो सैनिक लक्ष्य थे पूरे हो गए हैं। राइट। अरुणाचल प्रदेश से वो इतना अंदर आ गया कि वो तेजपुर तक पहुंच गया, और हम सारे जानते हैं तेजपुर बहुत अंदर की तरफ है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन तब चीन के कोई मंसूबे नहीं थे अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने के। अच्छा, तब कुछ भी नहीं तब था? कुछ नहीं था। Okay. वो अरुणाचल प्रदेश को इस फैक्टर से यूज करता था, बाद में भी जो उसने 1987 तक यूज करना शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश को इस फैक्टर से यूज करता था कि भारत अक्साई चिन जो कि चीन के कब्जे में आ गया था, भारत अक्साई चिन को मान्यता दे कि वो चीन का हिस्सा है। उसका एक बार्गेनिंग चिप के लिए वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा यूज करता था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पे उसका कब्जा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर होता तो 1962 के युद्ध के बाद वो वापस विड्रॉ नहीं करता। करेक्ट। अक्साई चिन से उसने नहीं विड्रॉ किया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से उसने पूरा विड्रॉ कर लिया। अब जब ये हुआ और उसमें भारतीय सेना की हार हुई उस युद्ध में, और उसके हार के कारण भी मैंने बुक में एक्सप्लेन किए हैं। हार का हमारा जो मुख्य कारण था ये नहीं कि हमारे सैनिकों में कमी थी, हार का हमारा कारण था कि तब की भारत सरकार ने हमें वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया। पॉलिटिकल विल नहीं थी? पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि तब की सरकार को लगा अगर वायुसेना इस्तेमाल होगी तो युद्ध बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा। पर अगर वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता, वॉर के जो डायनामिक्स थे वो किस तरह से बदल जाते? अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है जय जी आपका। अगर वायुसेना का इस्तेमाल होता, वॉर के डायनामिक्स टोटली भारत के फेवर में आते। ओके। क्योंकि तब 1962 में चीन का जो इलाका है जिंजियांग और तिब्बत, उसमें इनके कोई एयर बेसेस नहीं थे। ओके। और हमारे सारे एयर बेसेस ऑलरेडी बॉर्डर पे थे, और हमारे लिए वहाँ पे डैमेज कॉज करना बहुत आसान था। और अगर चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ती तो उन्हें ईस्टर्न सेक्टर से भरना पड़ता, और उन्हें कमी आ जाती तेल की, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जो आजकल होती है। तो चीन के लिए वायुसेना इस्तेमाल करना बहुत दिक्कत हो जाता, हमारे लिए बहुत सहूलियत होती। लेकिन तब डिसाइड किया गया वायुसेना को यूज़ नहीं करना, जिसकी वजह से, और ये मुख्य एक कारण था हार का। दूसरा कारण जो मैंने बुक में भी लिखा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत थी तब हमारी सेना में। एक लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. कॉल थे जो कि AC के अफसर थे। अब भारतीय सेना में कई विंग्स होते हैं, कुछ फाइटिंग आर्म्स होती हैं, सपोर्टिंग आर्म्स, कुछ लॉजिस्टिक्स वाली आर्म्स होती हैं जिसमें AC आती है, और इन्हें कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं होता है जो कि बाकी फाइटिंग आर्म्स या सपोर्टिंग आर्म्स को होता है। इन्हें बना दिया गया जनरल ऑफिसर कमांडिंग 4 कोर जो तेजपुर में थी। अब उन्हें लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, वो अपने राजनीतिक कनेक्शन की वजह से बने थे, और जब युद्ध शुरू हुआ पहले 2-3 दिन के अंदर ही उन पर इतना दबाव आया कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। और उसके बाद तो कोई ऊपर कोई कमांड कंट्रोल के लिए कोई सीनियर अफसर था ही नहीं। तो ये 2 मुख्य कारण थे जिससे कि भारतीय सेना की हार हुई। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती तो भारतीय सेना कभी ये युद्ध नहीं हारती। लेकिन जो भी है हकीकत है, भारतीय सेना ये युद्ध हारी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1962 की जब युद्ध खत्म हुई, चीन ने अरुणाचल प्रदेश से पूरा विड्रॉल कर लिया। उन्होंने 1 इंच नहीं रखा, लेकिन अक्साई चिन उन्होंने कहा ये हमारा अब हिस्सा है। Okay. और उसके बाद से फिर तनाव जो बढ़ता शुरू हुआ
वो हम देख रहे हैं वो कहीं अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर एक थियरी कई सारे लोग बोलते हैं कि जो 62 का युद्ध था उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो माओ के उस वक्त के जो ये आपने जिस तरह से जिक्र भी किया था कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड या कल्चरल रेवोल्यूशन जो था उनका, उसके वजह से जो इश्यूज उनके क्रिएट हुए थे, लोगों में बहुत आक्रोश था, जिसके वजह से एक रीज़न वो बन गया कि अब ये जो गुस्सा है इसको कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा, और वो 62 के युद्ध में भारत की तरफ वो डाइवर्ट हो गया। इसमें कितना सच है? इसमें सच्चाई होगी लेकिन बहुत कम होगी, क्योंकि तब चीन खुद अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उसके पास इतनी विल नहीं था लड़ाई करने का। ओके। तभी चीन चाहता था कि बातचीत से ये जो अक्साई चीन का इलाका है वो हमारे आ जाए। अब चीन के लिए अक्साई चीन क्यों इम्पोर्टेंट था या है, ये भी मैं आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, जब 1949 में चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ, तब चीन इतना बड़ा देश नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। हाँ। चीन एक छोटा देश था, क्योंकि तब चीन में तिब्बत भी नहीं था और ईस्ट तुर्किस्तान भी नहीं था, जिसे आज जिनजियांग कहते हैं। राइट। 1949 में तिब्बत भी एक आज़ाद देश था और ईस्ट तुर्किस्तान भी एक आज़ाद देश था। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि माओ जेडोंग का जो विजन था वो दशकों आगे था। माओ जेडोंग ने रियलाइज़ किया कि चीन की जो 90% आबादी है वो उसके पूर्वी हिस्से पे, जो कि समुद्री तट पर है। चीन के सारे मुख्य शहर पूर्वी तट पर हैं, और चीन को जो पूर्वी तट में अपनी इतनी बड़ी आबादी और शहरों को मेंटेन करने के लिए जो पानी चाहिए, वो पानी तिब्बत से आता है। राइट। तिब्बत को कहते हैं वाटर टैंक ऑफ एशिया। करेक्ट। क्योंकि जो तिब्बतन प्लेटू है वहाँ से सारी मुख्य नदियाँ निकलती हैं, जो कि एशिया में 2.67 अरब लोगों को पानी देती हैं। तो माओ जेडोंग को तभी एहसास हो गया कि अगर तिब्बत मेरे कब्जे में नहीं आया, आने वाले समय में चीन के लिए पानी की इतनी बड़ी दिक्कत आएगी और तिब्बत इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो सारा पानी कंट्रोल करेगा। तो उनका जो टारगेट था वो था तिब्बत पे कब्जा करना। राइट। अब उनके एक और प्लानिंग थी कि तिब्बत पे जब कब्जा हो जाएगा तो मुझे ज़रूरी है कि जिनजियांग भी, जो ईस्ट तुर्किस्तान कहलाता था, उस पर भी कब्जा करना, क्योंकि ईस्ट तुर्किस्तान में बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं और वो चीन के लिए एक नेचुरल बफर एक्ट करेगा। यानी कि किसी ने अगर चीन पे हमला करना है तो दो ही तरफ से हमला हो सकता है, या पूर्वी तट से, समुंदर से, राइट, या फिर पश्चिमी इलाके से, ईस्ट तुर्किस्तान से। ईस्ट तुर्किस्तान से हमला करना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका अगर मेरे कब्जे में आ गया तो कोई भी सेना वहाँ से आना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए 1949 में माओ जेडोंग ने एक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी, जिसके तहत उन्होंने कहा जो पाम या हथेली है उसको अगर हम तिब्बत माने तो उसकी जो 5 उंगलियां हैं वो है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। राइट। तो ये जो पाम और 5 फिंगर्स हैं ये चीन का अभिन्न अंग है और हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इसको वापस लेने की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला जो युद्ध किया वो 1950 में उन्होंने किया जिनजियांग के लिए, उसको अपने कब्जे में किया, और उसके बाद उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया। और चीन जो अब हमें इतना बड़ा विशाल देश दिखता है, उसका जो ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है वो उसका कभी हिस्सा था ही नहीं, यानी कि जिनजियांग, जिसे ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, और तिब्बत। राइट। अब ये जब पूरा इलाका आ गया तो उनका नेक्स्ट था पाम एंड 5 फिंगर्स में लद्दाख, जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1962 में उन्होंने अक्साई चीन पे कर लिया कब्जा। और उसके बाद फिर जो हमने कई झड़पें देखी, कुछ टाइम के लिए हमने पीस ट्रीटीज़ भी देखी। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस प्रश्न को, चीन के नेताओं ने बहुत पहले एक लंबी प्लानिंग की थी, जिसका वो आस्ता आस्ता उसका वो इम्प्लीमेंट करते रहे। राइट। और ये जगहों को अपने देश में शामिल करते रहे। और यहाँ पे मैं अमेरिका की भी बहुत बड़ी भूल कहूँगा। जब चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया, जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अमेरिका तब एक सुपर पावर था, बल्कि मैं कहूँगा 2 सुपर पावर थे तब, सोवियत संघ, यूएसएसआर और अमेरिका। अगर अमेरिका ने तब बहुत बड़ा विरोध किया होता तो आज जिस तरह से चीन शक्तिशाली है वो शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन किसी कारणवश अमेरिका ने बिल्कुल इसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से चीन ने जिनजियांग, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत पे तो कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो उसका विस्तारवाद था वो बढ़ता ही चला गया। राइट।
से एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने 62 के वॉर के वक्त भी आपने एक वो मेंशन किया कि पॉलिटिकल विल नहीं था, और फिर आपने दूसरी चीज़ जो मेंशन की कि माओ की जो उनका जो विजन था वो बहुत ही मतलब दूर तक देखते थे, डेकेड्स में, सेंचुरीज़ में वो सोच रहे थे। वेराज अगर हम इंडियन लीडरशिप को उस वक्त के देखें, आज़ादी से लेकर 62 के वॉर तक, तो शायद हमने बहुत सारे मिस्टेक्स किए डिप्लोमेटिकली भी। हमने जैसे तिब्बत को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये चाइना का पार्ट है, इनफैक्ट जबकि हमने खुद ने दलाई लामा को हमारे यहाँ पे शरण दिया। Correct. फिर हमने पीआरसी को जब उसका आपने जो कहा था आरओसी से जब पीआरसी बना तो उसे भी अर्ली रिकग्निशन दे दिया। इन सब के पीछे रीजंस क्या थे? मतलब वाई कुड वी नॉट, मतलब हम समझ क्यों नहीं पाए, हमारी लीडरशिप ये समझ क्यों नहीं पाई कि चाइना हमारे साथ में एक बहुत ही लॉन्ग गेम प्ले कर रहा है? जय जी, जो मेरी समझ में है, जो भी मैंने रिसर्च और रीडिंग की है, हमारी तब की लीडरशिप आज़ादी के बाद चाहती थी कि भारत की जो स्टैंडिंग हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो हो कि ये शांति प्रिय देश है। और हम शांति प्रिय देश होने के लिए हमने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया चीन के साथ, जो बुनियाद बनी नॉन अलाइंड मूवमेंट की। तो हम शांति के चक्कर में रहे कि हम दुनिया में शांति लाएंगे, क्योंकि तब दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। पहला विश्व युद्ध को ख़त्म हुए कुछ दशक हो गए थे। दोनों विश्व युद्ध में हम सारे जानते हैं कितने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, अपाहिज हो गए, बेघर हो गए। तो शायद ये जो बैक ऑफ द माइंड था वो हमारी तब लीडरशिप पे प्ले करा था कि ऑलरेडी बहुत खून खराबा हो चुका है 2 विश्व युद्ध के बाद, और तब कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो शायद हमारी लीडरशिप के बैक ऑफ द माइंड में ये साइकोलॉजी प्ले कर रहा था कि अब और लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए ताकि दुनिया विकास करे। और इस शांति के चक्कर में हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई। तो हम चीन के जो सैनिक मंसूबे थे ये हम बहुत देर तक समझ नहीं पाए। हम शांति के चक्कर में ही रहते गए। हमें लगा कि हम जो कह रहे हैं दुनिया उसे मानेगी, लेकिन देखिए चाहे तब था चाहे अब है, कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। वो होती हैं कि जिस देश ने आप पे आक्रमण करना है वो उसने करना ही करना है। जिसके पास हार्ड पावर है वो अगर उसका इस्तेमाल करने की ठान ले तो आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया कहती रही रूस कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, रूस ने कर दिया हमला। आज 3 साल के करीब होने आए हैं, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। दुनिया कहती रही कि इजराइल बिल्कुल, ये हमस बिल्कुल टूट चुका है, हमस कभी इजराइल पे हमला नहीं करेगा। 1 साल से ज़्यादा वो युद्ध चल रहा है। अब तो युद्ध लेबनान में भी शुरू हो गया, ईरान और इजराइल के भी कई अटैक, काउंटर अटैक हो गए। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी देश जो अपनी सैनिक ताकत बढ़ा रहा है वो किसी पार्टी या पिकनिक के लिए नहीं बढ़ा रहा है, वो एक सैनिक लक्ष्य से बना रहा है। राइट। कई लोग हैं जो मैं टीवी चैनल्स पे सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ देखता हूँ। वो कहते हैं कि जी चीन एक शांति प्रिय देश है, चीन जो इतनी बड़ी तादाद में सैनिक तैयारी, आर्थिक तैयारी कर रहा है वो शांति के लिए कर रहा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये इतिहास दिखाता है जो भी देश एक रेगुलर सैनिक तैयारी कर रहा है जब उसे कोई खतरा नहीं है। आज अगर हम चीन की बात करें जयेश जी, क्या दुनिया का कोई देश चीन पे हमला करने की सोच सकता है? अमेरिका तक नहीं सोच सकता है। राइट। कोई देश दुनिया में चीन पे हमला नहीं कर सकता है। तो चीन अगर इतनी बड़ी तादाद में सैनिक तैयारी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? उसके सैनिक लक्ष्य हैं, उसके सैनिक मंसूबे हैं। करेक्ट। एक मैं छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपके दर्शक रिलेट कर पाएंगे। कोई अगर इंसान एक घर बनाता है, उसको डर होता है कि उस पर कोई हमला होगा, वो 1 सिक्योरिटी गार्ड रखता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड रखता है, CCTV कैमरे लगाता है, ज़्यादा 3 सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है ताकि हर 8 घंटे में हो, 4-5 रख लेता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो एक सेना बनाने लग जाए तो उसके मंसूबे कुछ और हैं। बिल्कुल। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आदमी समझता है, आपने CCTV कैमरे लगाए, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगाए, आपने 8-10 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन अगर आप एक सेना पूरी पालने लग गए, आप किसके लिए कर रहे हैं? यानी कि आप उस नेबरहुड में, उस गली में, उस मोहल्ले में आप कुछ सोच रहे हैं करने का। करेक्ट। यही हाल चीन का है। आज जैसे हम बात करें जयेश जी, चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत दिन रात बनाए जा रहे हैं, जबकि चीन के पास दुनिया की ऑलरेडी सबसे बड़ी नौसेना है। वो किसके लिए इतने पैसे वेस्ट कर रहा है? सैनिक लक्ष्य है। बिल्कुल। आज की तारीख में चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं जो कि वो
2030 तक 1000 बनाएगा, 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बनाएगा। वो क्यों इतने परमाणु हथियार बना रहा है जब उसे पता है किसी देश में हिम्मत नहीं। मैं हिम्मत वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वाकई में चीन आर्थिक और सैनिक तरीके से इतना शक्तिशाली है कि कोई देश हिम्मत कर ही नहीं सकता उन पर युद्ध कर, सोचने के भी, करना तो बहुत दूर है। तो क्यों ये सब हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि चीन के सैनिक मंसूबे हैं। बिल्कुल। और ये जब तक पूरी दुनिया नहीं समझेगी तब तक चीन अपने इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। और कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है क्लियरली, उसमें से अमेरिका बात सास्ता बोलने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत दोबारा, जो अमेरिका का एक व्यू था चीन के खिलाफ, वो दोबारा उसको जागृत करेगी, जो कि जो बाइडेन के टाइम पे वो दब सा गया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में, हमें याद होगा, वो दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने कहा था ये जो कोविड-19 वायरस है, ये वुहान वायरस है जो चीन से आया है। देखिए 8 मिलियन या 80 लाख लोग मारे गए जयेश जी इस कोविड-19 पैंडेमिक से, लेकिन क्या एक भी इंसान या एक भी देश को उसका जिम्मेवार ठहराया गया? नहीं। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 3 महीने लग गए उसे पैंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए। तब तक कितनी जानें जा चुकी थी और कितना ये फैल चुका था। क्योंकि चीन का जो पकड़ है वो सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे है, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका जिक्र मैंने बुक में किया है। मेरे कहने का मतलब है कि चीन जो इतने बड़े पैमाने पे सैनिक तैयारियां कर रहा है, वो किसी पार्टी या पिकनिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक लक्ष्य के लिए है। और उसका जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान पे कब्जा करना, जो मैंने कहा है 2027। और इसके बारे में मैंने कई रेफरेंसेस दिए हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि 2027 में चीन ताइवान के लिए युद्ध करेगा। और ऐसी कई टाइमलाइंस हैं जिसका मैंने बुक में जिक्र किया है। तो पहला जो युद्ध है वो ताइवान के लिए चीन करेगा, और ये जो सारी तैयारियां हैं ये सिर्फ सैनिक नज़रिए से हैं। तो ये बात तो बहुत सही है। मतलब आई डोंट नो कि जो लोग सोचते हैं कि चीन एक शांति प्रिय देश है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी रहे हैं वो, क्योंकि चीन के जिन कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स नहीं है उनके साथ भी वो पंगे ले रखा है। तो पता नहीं किस बेसिस पे ये प्रूव करना चाहते हैं लोग कि वो एक शांति प्रिय देश है। बट आपने 2027 में कहा कि ताइवान के साथ में युद्ध होगा, ताइवान को वो ऑक्यूपाई करना चाहेगा। एंड आपने एक और टाइमलाइन दिया है विच इज़ 2029 में जो स्पार्टले आइलैंड्स का युद्ध होगा वो। तो ताइवान का इशू आपने ब्रीफ में समझाया कि क्या है, बट स्पार्टले आइलैंड्स ये क्या चीज़ है, इसके लिए क्यों वो कंटेस्ट कर रहा है इसे? जय जी देखिए, जब चीन ताइवान का युद्ध करेगा और आज तक के जो आंकलन है वो सफल रहेगा, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा ताइवान की मदद के लिए। पिछले एक दशक में हमने देखा अमेरिका ने किसी भी अपने मित्र देश की मदद के लिए कोई सैनिक नहीं भेजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, सैनिक भेजिए, अमेरिका ने नहीं भेजा। इजराइल ने भी कई बार का सैनिक भेजिए, उन्होंने कहा नहीं हम हथियार देंगे, पैसे देंगे, सैनिक नहीं भेजेंगे। तो जब 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, अमेरिका सैनिक नहीं भेजेगा। और पिछले साल ही ताइवान में की एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक ओपिनियन पोल निकाला था जिसमें ये आंकड़े आए कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो 81% ताइवानी नागरिक मानते हैं कि अमेरिका उनकी मदद के लिए सैनिक नहीं भेजेगा। और अगर अमेरिका ने सैनिक नहीं भेजे ताइवान की मदद के लिए, तो चीन का जो कब्जा होगा ताइवान पे वो बहुत जल्दी होगा, बिना किसी ज़्यादा रेजिस्टेंस से होगा। क्योंकि जो मैंने बुक में एक्सप्लेन किया और मैं आगे भी ये बातचीत में बताऊंगा कि चीन के युद्ध कैसे होंगे, इस पे भी मैं थोड़ी देर बाद मैं रोशनी डालना चाहूँगा। क्योंकि आज तक जो हम युद्ध देख रहे हैं वो कन्वेंशनल युद्ध देख रहे हैं कि थल सेना ने हमला किया, वायुसेना, नौसेना मदद के लिए आ गई, लेकिन आगे के युद्ध अलग होंगे जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपका जो प्रश्न है स्पार्टले आइलैंड्स एक द्वीप का समूह है साउथ चाइना सी में, जिसके पास तेल और नेचुरल गैस के जो खजाने हैं बहुत हैं उसके आसपास। अब ये जो स्पार्टले आइलैंड्स है ये इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, अंतर्राष्ट्रीय पानी में आता है, और इसका किसी देश पे कोई हक नहीं हो सकता है, जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं। लेकिन चीन कहता है कि ये सारा स्पार्टले आइलैंड्स मेरा है। वो अपनी थ्योरी देता है, चीन की पता है हमें थ्योरी कैसे होती हैं। अब जब 2027 में चीन ताइवान पे कब्जा करेगा, उसके बाद क्या होगा कि अमेरिका सैनिक तो भेजेगा नहीं, लेकिन अमेरिका अपने युद्ध पोत के जरिए साउथ चाइना सी में गतिविधियां बढ़ाएगा चीन को डराने के लिए, धमकाने के लिए। 2 साल तक चीन कुछ नहीं करेगा। 2 साल तक चीन ताइवान पे अपने शासन को मजबूत करेगा,
अपने लोगों को बिठाएगा जहाँ जहाँ बिठाने हैं। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा कि जब अमेरिका की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ताइवान के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, युद्धपोत होंगे, लड़ाकू विमान बाबा सौटी भरेंगे, तब शी जिनपिंग डिसाइड करेंगे कि नहीं, अब वक्त आ गया स्पार्टले आइलैंड्स लेने के लिए, ताकि एक बार स्पार्टले आइलैंड मेरे कब्जे में आ गया तो मेरे को असीमित तेल और नेचुरल गैस के भंडार तो मिलेंगे ही, मेरे को पूरा साउथ चाइना सी मेरे नीचे आ जाएगा। और एक बार साउथ चाइना सी चीन के नीचे आ गया तो दुनिया का एक जो मेन शिपिंग लेन है उस पर चीन का कब्जा हो जाएगा, जो कि अमेरिका और बाकी देशों के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो शी जिनपिंग डिसाइड करेंगे 2029 में कि अब वक्त आ गया है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, और इससे मैंने पहले स्पार्टले आइलैंड्स लेना है। क्यों वो 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स लेंगे? क्योंकि जो आखिरी युद्ध शी जिनपिंग अपने कार्यकाल में लड़ेंगे वो होगा पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर भारत पे 2035 के लिए, जिन्हें उन्हें टाइम चाहिए होगा तैयारी करने का। क्योंकि हमने देखा अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने भारत के साथ एक समझौता कर लिया कि हम LAC पे हम ट्रुप्स को डिसएंगेज करेंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये एक टेम्परेरी फेज है, ये कोई खुशी की बात नहीं है भारत के नज़रिए से कि चीन हमारी बातें मान गया और चीन हमसे डर गया। जो कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं, चीन हमसे डरा नहीं है। चीन ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि वो ताइवान पे अब फोकस कर रहा है। चीन 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है। अगर ताइवान पे वो हमला करे और साथ में भारत भी हमला कर दे लद्दाख से या अरुणाचल प्रदेश से चीन पे, तो चीन के लिए 2 फ्रंट वॉर सस्टेन करनी आसान नहीं है, बहुत दिक्कत पैदा होगी। इसलिए चीन ने टाइम बीइंग के लिए भारत के साथ दोस्ती बनाई है ताकि उसका पूरा फोकस पहले ताइवान पे हो। एक बार ताइवान कब्जे में आ गया, स्पार्टले आइलैंड्स आ गया, तब 2 फ्रंट वॉर होगी 2035 की पाकिस्तान के साथ, जो ये दोनों देश मिलके भारत पे करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये शी जिनपिंग का आखिरी युद्ध होगा कार्यकाल में, क्योंकि इसका भी कारण बताया मैंने। आज के साल में शी जिनपिंग की उम्र है 71 साल। एवरेज चीनी नागरिक की जो पुरुष नागरिक की उम्र है एवरेज, वो है 79 ईयर्स। और 2035 में जो शी जिनपिंग की उम्र होगी वो इतनी होगी कि वो उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि उम्र का जो अफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा उन पे आ चुका होगा। तो आज अगर उनकी उम्र 71 साल है तब उनकी 82 साल होगी, और 82 साल के हम जानते हैं कि शरीर पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है और उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती है। तो ये आखिरी युद्ध होगा। अब शी जिनपिंग क्यों ये 3 युद्ध लड़ना चाहते हैं, ये भी हमें समझना होगा। आखिर उनके बैक ऑफ द माइंड में ये युद्ध क्यों हैं तीनों? देखिए, हर चीनी नागरिक के लिए एक नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान। चीनी नागरिक दिन रात सपने लेता है ताइवान हमारा हिस्सा हो जाए। जैसे पाकिस्तानी नागरिक के लिए जम्मू कश्मीर एक नेशनल ऑब्सेशन है, जिसका हम खुलासा कई बार देख चुके हैं, ऐसी चीनी नागरिक के लिए ताइवान एक नेशनल ऑब्सेशन है। ओके। अब शी जिनपिंग ने 2-3 चीज़ें की जब वो 14 मार्च 2013 को पहली बार चीन के राष्ट्रपति बनने हैं। उन्होंने जो पहली चीज़ की, चीनी संविधान में एक प्रोविज़न था कि कोई भी इंसान चीन का राष्ट्रपति सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए रह सकता है, और ये डेंग ज़ियाओपिंग के टाइम पे आया था जो वो लेके आए थे, ताकि माओ ज़ेडोंग टाइप सिचुएशन दोबारा ना पैदा हो। क्योंकि माओ ज़ेडोंग वहाँ के चेयरमैन रहे थे अपने अंत तक, तो ये चीज़ चीन दोबारा नहीं चाहता था कि किसी इंसान के पास असीमित पावर आ जाए। तो उन्होंने एक संविधान लेके आए, एक संविधान में संशोधन लेके आए कि कोई भी चीनी नागरिक 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज़ शी जिनपिंग ने खारिज कर दी। अभी शायद उनका 3rd टर्म चालू है। अभी उनका 3rd टर्म चालू है। शी जिनपिंग ने संविधान में डाल दिया कि कोई भी चीनी नागरिक असीमित समय के लिए, अनलिमिटेड टर्म्स के लिए चीन का राष्ट्रपति बन सकता है। उसके जैसे वो 3रा टर्म भी जीत गए। दूसरा जो शी जिनपिंग ने किया, जो कि कभी चीनी इतिहास में नहीं हुआ था, वो शीज थॉट नाम का एक पैराग्राफ उन्होंने चीनी संविधान में इंस्टीट्यूट किया। अब चीन के इतिहास में 1949 से अगर लें, चीन के इतिहास में सिर्फ एक ही बार किसी भी नेता का थॉट उनके संविधान में डाला गया, वो था माओस थॉट, और वो भी माओ के गुजर जाने के बाद। लेकिन शी जिनपिंग पहले राष्ट्रपति हैं चीन के जो जीवित होते हुए गद्दी पे बैठे हुए उन्होंने अपनी शीज थॉट उन्होंने डलवाई है अपने संविधान में। राइट। अब इससे शी जिनपिंग पे काफ़ी दबाव आ गया है। जो अगला
सत्रकाल होना है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो 2028 में है, वहाँ पे ये निश्चित है कोई ना कोई तो शी जिनपिंग से पूछेगा कि ऐसा क्या आपने किया जिसकी वजह से आप असीमित कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति हैं और आपने अपनी यीस्ट थॉट भी डलवा दी जो कि जीते किसी ने नहीं की। ऐसा आपने क्या किया चीन के लिए? और ये अगर कोई पूछे भी ना, लेकिन चीनी नागरिक के दिल में तो आएगा भाई ऐसा क्या इन्होंने अलग किया बाकी राष्ट्रपतियों से जो कि उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा दर्जा दे दिया। तब उन्हें बताना पड़ेगा चीन को कि मैंने चीन के लिए ताइवान हासिल किया, और इसीलिए जो टाइमलाइन है वो 2027 की है। और इसका एक और जो कारण है वो ये है कि 2027 में जो चीन की मिलिट्री है PLA, उसके 100 साल स्थापना के पूरे हो जाएंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये शी जिनपिंग के माइंड पे बहुत प्ले करी, और इसीलिए हम देख रहे हैं अटूट और असीमित सैनिक तैयारी जो चीन में चल रही है इन सैनिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। तो 2027 का जो अहमियत है वो ताइवान को हासिल करने के लिए ये दो मुख्य कारण है। करेक्ट। आपको लगता है कि माओ ज़ेडोंग का जो एक इन्फ्लुएंस था वो शी जिनपिंग के ऊपर भी है? क्योंकि जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ये बात तो अब कही भी है कि शी जिनपिंग भी अपने सिटी से वो गांव के तरफ चले गए थे, वहाँ जाके उन्हें एग्रीकल्चर में पार्ट लेना पड़ा था, एंड उनके फादर के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज हो गए थे क्योंकि वो भी पार्टी का हिस्सा थे। तो वो एक जो बचपन में उन्हें ट्रॉमा मिला या जो भी कहे उसे, उसका एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, और अब वो शायद माओ जैसा बनना चाहते हैं या माओ से भी ज़्यादा बड़े बनना चाहते हैं। इस बात में कितना सच है? बिल्कुल, इसमें तो बहुत सच्चाई है, क्योंकि साइकोलॉजी तो प्ले करती है कि इंसान की तरक्की में, एक इंसान के कैरियर में जो साइकोलॉजी उसकी एक यंग एज पे होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल परमानेंटली एम्बेड हो जाती है, परमानेंटली वहाँ अटक जाती है। और क्योंकि माओ जेडोंग चीन के सबसे बड़े नेता की मान्यता उनके पास है, तो शी जिनपिंग के माइंड में ये है मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मेरी जो हैसियत हो वो चीन के इतिहास की किताबों में माओ जेडोंग से बड़ी हो। और माओ जेडोंग से बड़ी क्या हो सकती है, क्या वो कर सकते हैं? अगर वो ताइवान पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये जो नेशनल ऑब्सेशन जो मैंने बताया जो हर चीनी नागरिक के दिल में है, ताइवान लेना, उसको पूरी तरह से कैपिटलाइज करें शी जिनपिंग अपनी सैनिक तैयारी के लिए, और पहला युद्ध जो 2027 में होना है ताइवान के लिए। तो डेफिनेटली यस, ये साइकोलॉजिकली तो डेफिनेटली प्ले करा, और तभी ये सारी तैयारियां हो रही हैं इस युद्ध के लिए। ओके। और अगर हम फिर जो हम इतिहास की बात कर रहे थे चाइना की, तो माओ के बाद आए डंग शाओपिंग जिन्होंने 4 कुछ नाम था, मैं भूल गया। 4 ओल्ड्स 4 ओल्ड्स था या कुछ और नाम था, एक और नाम था आपकी किताब में भी मेंशन किया था आपने। ये 4 ओल्ड्स है जो उन्होंने कहा ओल्ड कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशन, ऐसे करके ये सब खत्म करना है ताकि जो नया चीन है उसकी जो निर्माण हो वो राष्ट्रवाद पे हो। तो ये जो 4 ओल्ड्स था यही एक मैं कहूँगा बुनियाद थी कल्चरल रेवोल्यूशन की। उसके बाद जो भी चीनी नागरिक इन 4 ओल्ड्स के अगेंस्ट दिखा गया उसको या तो मार दिया गया या उसको बहुत अत्याचार हो या उसको जेल भेज दिया गया। और फिर जब डंग शाओपिंग आते हैं तो ये 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। इनके कार्यकाल में हम देखते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूम करती है। तो इसे किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए ये जो डेंग ज़ियाओपिंग का कार्यकाल था ये चीन के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल था, क्योंकि इस कार्यकाल में चीन की जो आर्थिक विकास हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से आज चीन एक बड़ा सैनिक पावर बन चुका है। देखिए, किसी भी देश को सक्षम और सार्थक होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार। और जिसका सीक्वेंस हमेशा होता है वो होता है पहले आर्थिक शक्ति से सैनिक शक्ति निकलती है, और सैनिक शक्ति के साथ साथ आपके परमाणु हथियार बनते हैं। अब कोई भी जो बड़ा देश है, भारत लीजिए, चीन लीजिए, रूस लीजिए, अमेरिका लीजिए, इन्होंने पहले आर्थिक शक्ति पे इन्होंने तवज्जो दिया, फिर सैनिक शक्ति पे गए और साथ में परमाणु हथियार बनाते रहे। लेकिन पाकिस्तान शायद उन गिने चुने देशों में से है जिसने इसका विपरीत किया। पहले उसने परमाणु हथियार बनाए और आर्थिक शक्ति पे कोई तवज्जो नहीं दिया, सैनिक शक्ति परमाणु हथियार पे देते रहे। और आज हम देख रहे हैं कि जो 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा, आज वो बात कहीं ना कहीं सच्ची हो चुकी है। उनके पास परमाणु हथियार जरूर हैं लेकिन उनका आटा वहाँ 1200 रुपये पर किलो बिक रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो डेंग ज़ियाओपिंग ने
ये आर्थिक मुद्दे पे जो विकास करना शुरू किया, उसने चीन की नींव बनाई एक शक्तिशाली सैनिक देश के रूप में। पर जो डंग शाओपिंग का राइज था, सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज क्या रहा? बिकॉज जब माओ की डेथ होती है उसके बाद में गैंग ऑफ 4 आ जाता है, एंड आई वुड वांट यू कि गैंग ऑफ 4 के बारे में भी आप लोगों को बताइए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पे इंडियंस शायद उतना तवज्जो नहीं देते। तो कैसे उन्होंने गैंग ऑफ 4 से डील किया? गैंग ऑफ 4 क्या था? जय जी, जब मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो लिन बाओ थे जिन्हें माओ जेडोंग ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में प्लेन क्रैश में मंगोलिया मारे गए थे, तो लिन बाओ की मौत के बाद माओ जेडोंग बिल्कुल अकेले पड़ गए और उन्हें कोई सहारा चाहिए था, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप ऊपर जाते हैं उतना आप अकेले होते हैं। तो जब वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और उन्हें कोई सहारा चाहिए था उनको गाइड करने के लिए, तो ये गैंग ऑफ 4 थे जिनमें उनकी बीवी भी शामिल थी और 3 प्रोमिनेंट या मुख्य चीनी नागरिक भी थे। इन चारों ने डेंग ज़ियाओपिंग को गाइड करना शुरू किया। अब डेंग ज़ियाओपिंग अकेले पड़ चुके थे, प्लस उन्हें विश्वासघात की जो चोट लगी थी वो उनका जो हेल्थ था उसे उन्हें कमज़ोर करती जा रही थी दिन ब दिन। तो गैंग ऑफ 4 की बातों को मानने लगे, जो भी गैंग ऑफ 4 बोले वो वही करते थे। अब गैंग ऑफ 4 अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर सेंटर, एक सत्ता का केंद्र बन चुका था और ये हर वो चीज़ जो कहता था वही डेंग ज़ियाओपिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। लेकिन आस्ता आस्ता माओ जेडोंग को एहसास होने लगा कि ये जो गैंग ऑफ 4 है जिनमें उनकी बीवी भी शामिल है, उनकी दूसरी बीवी थी, कि ये जो गैंग ऑफ 4 है ये तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और इनका जो मेन एम है वो है सत्ता लेना, और एक बार ये सत्ता ले लेंगे ये चीन के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अपने ही पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये जो सारे काम करें। तब उन्होंने जिन लोगों को उन्होंने शहरों से निकाला दिया था, जिसमें डेंग ज़ियाओपिंग भी थे, उनको ये वापस लाए और उनका जो मेन एम था लाने का वो ये था कि ये गैंग ऑफ 4 की जो असीमित पावर सी बन रही थी उस पर एक रोक लगाई जाए। अब जब माओ जेडोंग की मौत हुई 1976 में, तब गैंग ऑफ 4 को लगा कि अब हम में से तो एक राष्ट्रपति बनेगा चीन का, लेकिन उससे पहले डेंग ज़ियाओपिंग ने इनको चारों को अरेस्ट करवा दिया था, इनको जेल भिजवा दिया था। जब डेंग ज़ियाओपिंग बने चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने पूरा फोकस अपना किया आर्थिक विकास पे, और हमें याद होगा कि 1971 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ऐलान किया था टीवी पे कि मैं अगले साल अमेरिका जाऊंगा, मैं अगले साल चीन जाऊंगा। और जब वो अगले साल 21 से 28 फरवरी 1972 चीन गए और उस दौर के उन्होंने कहा ये एक हफ्ता है जो दुनिया को बदल देगा। उनको ये नहीं पता था वो कैसे बदलेगा। अगर रिचर्ड निक्सन चीन नहीं जाते, अगर अमेरिका चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते नहीं बनाता, अगर अमेरिका चीन को इतना व्यापार नहीं देता, आज दुनिया के लिए सिरदर्द चीन नहीं होता। तो ये पूरा जो भूल था, जो पूरी ब्लंडर था, ये अमेरिका का था। और ये अमेरिका ने क्यों किया ये भी हमें समझना होगा। अमेरिका और सोवियत संघ का तब कोल्ड वॉर 1.0 चल रहा था और 1968 से चीन और सोवियत संघ की दूरियां शुरू हो गई थी। यहाँ तक बात आ गई थी कि 1970 में चीन और सोवियत संघ युद्ध के कागार पे आ गए थे। और 1971 के शुरू में लिन बाओ, जिसकी मैंने पहले मेंशन किया, जो कि रक्षा मंत्री थे चीन के, उन्होंने वॉर ऑर्डर्स इशू कर दिए थे चीनी सेना को, जो कि माओ जेडोंग को पता नहीं थे। और जब पता चले तो उन्हें बड़ा धक्का लगा कि मेरे बगैर कैसे वॉर ऑर्डर्स इशू हो गए। लेकिन चीनी सेना ने और रूसी सेना ने, सोवियत सेना ने अपनी तैयारियां बॉर्डर पे शुरू कर दी थी युद्ध के लिए। तो अमेरिका को लगा कि ये जो इनका युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, जो दूरियां इतनी हो चुकी हैं, अगर हम चीन के साथ दोस्ती करेंगे तो हम सोवियत संघ की शक्ति को हम और कमज़ोर कर देंगे दुनिया में। लेकिन इससे भी सबको एक सबक को सीख लेनी चाहिए। देखिए, जो आपका निहत्था दुश्मन होना, उसके साथ आप अगर दोस्ती भी करेंगे, वह आपको एक ना एक दिन ऐसी लात मारेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये हकीकत है, ये हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखते हैं। जिस किसी इंसान ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ अनबन रही, अगर हम उसके साथ दोस्ती दोबारा भी कोशिश करें, वो किसी ना किसी मौके पे हमें फिर नीचा दिखाएगा। और यही चीज़ देशों के साथ होती है। और
यही गलती अमेरिका ने की, उसने चीन पे विश्वास किया क्योंकि उसे लगा कि चीन और सोवियत संघ की दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन चीन और अमेरिका की दोस्ती हो ही नहीं सकती थी क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है और चीन कम्युनिस्ट देश है। तो ये दोस्ती ही गलत फाउंडेशन पे थी। और देखिए इसका नतीजा आज चीन इस स्तर पे खड़ा है कि वो अमेरिका को ललकार रहा है और अमेरिका चीन के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो जो गलतियां रिचर्ड निक्सन के टाइम पे हुई, जो गलतियां बाद में हुई, जो इतने बड़े पैमाने पे व्यापार दिया गया, उसका खामियाजा अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया भुगत रही है। पर ये जो चीन का एक रशिया के साथ कह लीजिए या यूएसएसआर के साथ कह लीजिए एक जो रिलेशनशिप रहा है, ये हॉट एंड कोल्ड इनका रिलेशनशिप रहा है। जैसे यूएसएसआर के साथ में पहले दोस्त, फिर दुश्मनी, फिर दोस्त, फिर दुश्मनी। रशिया के साथ में भी अब वापस है वो रशिया चाइना के लैप में जाके बैठा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप क्या है इनका, और ये हमेशा ऊपर नीचे आता जाता क्यों रहता है? जय जी, देखिए जब चीन का गृह युद्ध 1949 में ख़त्म हुआ तब चीन बहुत एक कमज़ोर देश था, आर्थिक तरीके से भी और सैनिक तरीके से भी। बल्कि तब चीन का जो पर कैपिटा जीडीपी था वो भारत के पर कैपिटा जीडीपी से कम था। तो चीन की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। तो जब उसने 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की और उसे रूस की, सोवियत संघ की मदद चाहिए थी। सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट देश होने के नाते इनकी मदद शुरू करनी की, कई वहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाए। और जब चीन को एहसास हुआ कि हमें परमाणु हथियार बनाने हैं तो सोवियत संघ ने पूरी मदद की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि माओ जेडोंग वापस सत्ता में आ गए थे कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान, राइट, और वो सबसे दुश्मनियाँ लेते जा रहे थे क्योंकि वो अंदर से ही, अंदरूनी रूप से ही नाखुश थे। चीन एक देश के तौर पर अंदरूनी रूप से ही नाखुश था। तो वो सोवियत संघ पे भी वो गलत इल्ज़ाम लगाने लग गया, करेक्ट, कि आप हमारी ये चीज़ें चोरी कर रहे हैं, वो करें, जो कि सोवियत संघ तो वैसे ही बहुत बड़ा देश था, वो तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी करने की। तो ये जो इनकी दूरियां शुरू होगी वो इस कागार पे आ गई कि उनकी युद्ध जैसी स्थिति होगी। और उसके बाद जब माओ जेडोंग जाने के बाद डेंग ज़ियाओपिंग आए, उन्होंने सोवियत संघ के साथ दोस्ती बना के रखी। और जैसे आपने सही कहा अभी कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से तो रूस पूरी तरह से चीन के जकड़ में आ चुका है। तो इनका ये जो रिलेशन था ये बेसिकली चीन की अपनी गलतियों की वजह से था, जो चीन ने अब रियलाइज़ कर लिया है और रूस ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि जब तक इन दोनों देशों की शक्तियाँ अच्छी रहेंगी, दोस्तियाँ अच्छी रहेंगी, तो वो दुनिया के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसी साल 17 जनवरी को ग्रांट स्नैप्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और जिनके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और हम देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह से नए नए युद्ध के हालात बन रहे हैं, ये 4 देश ही इन चीज़ों के पीछे है। पर ये जो चाइना और रशिया के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ मंथ्स पहले पुतिन का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे चाइना के साथ में वॉर पे जाने के लिए भी। तो वाइल वो चाइना के साथ में दोस्ती निभा रहा है, बट वो ये भी कह रहा है कि हम वॉर जैसे सिचुएशंस अगर चाइना के साथ ही हमारे बनते हैं तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ये एट द एंड ऑफ द डे है तो एक जियोपॉलिटिकल रिलेशन ही। बिल्कुल, देखिए जो हमने जिस आर्टिकल के बारे में बात की थी, 6 वॉर्स द चाइना विल फाइट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, इसमें जो आखिरी और छठा युद्ध है वो चीन का रूस के साथ है, उन ज़मीनों को लेने के लिए जो कि रूस के कब्जे में है। तो देखिए जैसे जैसे चीन शक्तिशाली होगा वो एक एक करके ये युद्ध करेगा। और इस आर्टिकल में मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चीन का कोई भी नागरिक कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छा के बगैर ना कुछ लिख सकता है ना कुछ बोल सकता है। करेक्ट। तो इतने बड़े लेवल पे ये आर्टिकल पब्लिश होना जो कि स्पेसिफिक हो, ये डेफिनेटली उनके अप्रूवल से आया है। और देखिए चीन हमारा दुश्मन देश जरूर है, दुश्मन इसलिए कहता हूँ क्योंकि चीन की सेना ने भारत की सेना के कई सैनिक मारे हुए हैं, हमारे कई नागरिक हमारे जा चुके हैं चीन की वजह से। तो मेरे नज़रिए में तो चीन और पाकिस्तान भारत के दुश्मन देश हैं। अब जहाँ तक चीन की बात है, चीन जैसे जैसे शक्तिशाली होगा वो ये युद्ध तो करेगा जो इसने 6 लिखे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। और जैसे मैंने कहा कि चीन हमारा दुश्मन देश जरूर है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे की प्लानिंग करता है वो पब्लिक डोमेन में डालता है। उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि चीन की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक डोमेन में है।
और उससे क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी चीन के सरकार के अंग हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है, सारी उसकी तरफ एकजुट होकर तैयारी करते हैं। और यही मैंने किताब में लिखा है, भारत को बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी हम भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना के पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि हर भारतीय नागरिक को पता तो हो कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे खतरे क्या हैं। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको पब्लिक बना के पब्लिक डोमेन में डालना। बट सर, जैसे जापान ने एक उनके मिनिस्ट्री में ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक टास्क फोर्स को इन्वॉल्व किया है। डू यू थिंक कि वैसा ही कोई टास्क फोर्स हमारे मिनिस्ट्री में भी होना चाहिए, जो हमें ये बता सके गेज करके कि कितना ज़्यादा खतरा है हमें चाइना से? क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो भले ही हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा ना हो उनके साथ में, पर इम्पोर्ट अब भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एक इकोनॉमिक रिलायबिलिटी है उनके ऊपर, हम डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। तो उससे थोड़ा खुद को दूर करने के लिए डू यू थिंक दिस इज़ नीडेड? जय जी, मैं आपके प्रश्न को नमन और सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्रश्न में इतनी गहराई है जो कि हर भारतीय नागरिक को सुनने और समझने की ज़रूरत है। हम सारे जानते हैं कि जून 2020 में भारत और चीन का गलवान वैली हादसा हुआ, जिसमें भारत सेना के 20 बहादुर सैनिक मारे गए चीनी सेना के हाथ। राइट। तब हमारा व्यापार चीन के साथ 87.65 बिलियन अमरीकी डॉलर था। लेकिन विडंबना की बात है, हमने उस साल 20 अपने सैनिक खोए, लेकिन उसके बाद साल प्रति साल हमारा व्यापार चीन से बढ़ता ही गया। पिछले साल हमारा चीन के साथ व्यापार 136.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इसका तात्पर्य यह है जय जी कि जो भी हम चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, उस डॉलर का एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है या करा रहा है, और यही सेना कल हम पे हमला करेगी। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो मैंने किताब में भी लिखा है, कि हमें चीन से व्यापार बंद करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली हम चीनी सेना को ताकतवर और मजबूत कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बहुत अच्छे नारे दिए, जो कि रक्षा सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में बहुत सफल हो चुके हैं, लेकिन बाकी जगह सफल नहीं हो रहे हैं। आज भी अगर एक आम भारतीय नागरिक बाजार में कुछ सामान खरीदने जाए, मार्केट शेल्फ में 10 में से 9 चीज़ें चीन की बनी हुई हैं। अगर वो भारतीय नागरिक चाहे भी तो उसका ऑप्शन क्या है, जब 10 में से 9 ही चीज़ें चीन में बनी हुई हैं? तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत के जो व्यापारी हैं उन्हें भारत के अंदर बनाना चाहिए, मेक इन इंडिया करना चाहिए, ताकि वो जो मेक इन इंडिया का सामान है वो भारत में बेचें। हम जितना पैसा अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगाएंगे, उतना हम अपनी सेना को भी ताकतवर करेंगे, क्योंकि जितना पैसा ज़्यादा हमारे पास होगा उतना ज़्यादा पैसा हम अपनी सेना को भी दे पाएंगे। आज हम चीन के साथ व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं साल प्रति साल, और उनकी सेना को हम पैसे दे रहे हैं अपनी सेना को ताकतवर करने के लिए, जो कल हम पे युद्ध करेगी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और मेरे को उम्मीद है कि आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, आपका बहुत बड़ा पॉडकास्ट है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, तो मेरी आग्रह भारत के व्यापारियों से है कि आप प्लीज़ भारत में बनाइए। भारत सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, उसको आप फॉलो करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। जब तक आप मेक इन इंडिया नहीं करेंगे, हम चीनी सेना को ताकतवर बना रहे हैं। सर, इसका एक एग्जांपल भी है कि मतलब जो आपने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट तो समझती है कि इकोनॉमिकली हमारी डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर है वो कितना ज़्यादा खतरा है उसमें। इंडियन आर्मी इस बात को समझती है, बट जो नागरिक है शायद उन्हें वो अभी तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, क्योंकि आई हैव दिस डेटा। तो 2023 अगस्त में जब इंडियन गवर्नमेंट ने मूव किया था कि जो लाइसेंसिंग कंट्रोल्स है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, उसको हम थोड़ा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से दूर ले जाए, भारत के अंदर ही बनाए। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को टू स्क्रैप दैट थिंग, टू स्क्रैप दैट पॉलिसी। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ शायद इंडस्ट्रियलिस्ट को, नागरिकों को नहीं समझ आ रही है। इसके पीछे रीजंस क्या है? इट्स जस्ट मॉनिटरी फ़ायदा जो है वो। जय जी, इसका जो मुख्य कारण ये है कि अवेयरनेस नहीं है। और जैसे आपका पॉडकास्ट इसके बारे में बातचीत कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं उतना लोगों को समझ आए। क्योंकि अभी भी जैसे आपने शो के शुरू में कहा कि हमारे कई नागरिक हैं जो कि सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि
आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी है 2 रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, उसको इन चीज़ों की समझने का ना टाइम है ना इंक्लिनेशन। सबसे बड़ी चीज़, बहुत कम पॉडकास्ट हैं या बहुत कम टीवी चैनल हैं जो सच्चाई को सामने आने देते हैं। आज हमारे पास इतने टीवी चैनल हैं, कितने चीन के खतरे के बारे में बात करते हैं, हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन आए गए दिन हर चैनल पे पाकिस्तान बैशिंग के कई शोज होंगे। क्यों? उससे टीआरपी भी बढ़ती है और चुनावी फायदा भी होता है। लेकिन हम चीन के खतरे को नहीं बात करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आके चीन के खतरे को बात करते हैं। और जब तक ये चीज़ बढ़ेगी नहीं, तब तक आम नागरिक को इसकी समझ नहीं आएगी ये लिंक्ड कैसे है। मैं ध्यान लेके जाना चाहूँगा आपके दर्शकों का, 1998 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि भारत के तब के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। हाँ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान नहीं चीन है। पाकिस्तान चीन है। उन पे इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें यह बयान वापस लेना पड़ा। आज हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का बयान बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था। तो जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे कि चीन के सैनिक मंसूबे क्या हैं, चीन की प्लानिंग क्या है, नागरिकों को समझ नहीं आएगी। और मैं फिर आपके पॉडकास्ट को नमन सलाम करना चाहूँगा कि आपने मेरे को पूरा मेरी दिल की बात कहने दी। आपने मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। जो मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे को कहने दे रहे हैं। वाकई में मेरा आपके पॉडकास्ट को नमन और सलाम। थैंक यू सर। सर ये लेकिन जो ताइवान के साथ में आपने एक चीज़ कही थी कि चीन ट्राई करेगा ताइवान को ऑक्यूपाई करने का। 27 में उनके जो मंसूबे है वो आपने कहा कि CIA की भी वो एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है। पर इंडिया और ताइवान के जो रिलेशंस अगर हम करेंटली देखें, बहुत अच्छे रिलेशंस है। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश भी कर रही है। हमने शायद ताइवानीज़ गवर्नमेंट को बोला भी है कि जो आपका सेमीकंडक्टर का आप हब हो, तो आप हमारे साथ में सेमीकंडक्टर्स का ट्रेड करिए। एंड वहाँ पे कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके हैं, उन्हें हमने भारत बुला के यहाँ पे उनके साथ में कई सारी बातचीत की है। उन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है, उस वक्त भारत का क्या रोल होगा? विल इंडिया ट्राई टू इंटरफेयर या हम दूर रहेंगे? क्या सिचुएशंस हो सकते हैं? जय जी, जब चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में, भारत बिल्कुल हिस्सा नहीं लेगा उसमें। भारत बिल्कुल ताइवान की मदद के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कुछ साल बाद मेरे पे युद्ध होना है। और मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूँगा, जो मैंने किताब में मेंशन किया है। जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष थे और 2 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने पिछले साल एक लेख लिखा है द प्रिंट में 7 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। राइट। यानी कि आज की तैयारी में अगर हम देखें तो चीन भारत से 3 दशक या 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। और पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा अगर चीन की तरफ जोड़ दिया जाए, पाकिस्तानी सेना भी व्यावसायिक सेना है, कोई मिलिशिया नहीं है। तो चीन पाकिस्तान का जो पलड़ा है सैनिक तैयारी से, वो भारत के बनस्पत बहुत भारी हो जाता है। Okay. तो हमें जो अगले 11 साल हैं, हमें पूरा फोकस करना होगा, कर भी रहे हम अपनी सैनिक तैयारी पे, क्योंकि आने वाले समय पे ये 2 फ्रंट वॉर युद्ध हम पे होना है। तो जब ताइवान पे हमला होगा, भारत एक भी सैनिक नहीं भेजेगा, जैसे अमेरिका नहीं भेजेगा, भारत भी नहीं भेजेगा, क्योंकि हम अपने युद्ध की तैयारी में लगे होंगे, जो कुछ साल बाद ही होना है। सर ये जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो आपका एक पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ आप ही हमें बता सकते हो, नॉर्मल जो सिटीज़न है इंडिया का उसे, क्योंकि आर्मी के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर चाइना को लेके क्या क्या बातें इस वक्त हो रही है? क्या हमने ये गेज कर लिया है कि एक युद्ध तो हमारा होके रहेगा? क्योंकि 2024 में ही एक US कांग्रेशनल डेलीगेशन आया था जिसे भारत ने अप्रूवल दिया दलाई लामा से मिलने का। इसके पहले आज तक कभी नहीं हुआ। उसके बाद में हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स सप्लाई किए थे फिलीपींस को। तो ये हम तैयारी तो हमने शायद शुरू कर दी है उस वॉर के लिए अभी से ही। इज दिस ट्रू? यस, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल पूरी सच्चाई है। इनफैक्ट 22 अक्टूबर USI में एक लेक्चर हुआ था जो कि सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी साहब ने लिया था, और उसमें उन्होंने अपने स्पीच में 2 फ्रंट वॉर का जिक्र भी किया। तो भारतीय सेना पूरी कॉग्निसेंट है कि ये युद्ध होना है, और हमारी जो तैयारी है वो उस लक्ष्य में चल भी रही है। तो हम पूरी तरह से हमें ज्ञान है कि ये जो चीज़ है ये होने वाली है। ओके। एंड एक जो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है वो ये कि जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऐलान किया,
तो भारत ने उसे बहुत हद तक कहा कि हम इसमें बिलीव नहीं करते, ना हम इसमें पार्ट लेना चाहते। एंड फिर सीपेक आ गया तो हमने तो सीधा बोल दिया कि भाई हमारे लैंड से जा रहा है, हम अलाउ नहीं करेंगे, हम परमिशन नहीं दे सकते, तो हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। बट देन अगेन एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा नेशन जो है, वो एंगेज करता है जो बीजिंग लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके साथ में। वहाँ से हमें $4.4 बिलियन के ग्रांट्स भी रिसीव हुए हैं हमारे यहाँ पे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो वाइल हम चाइना से अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्टिल उनके बनाए गए इंस्टीट्यूशंस में इतना ज़्यादा पार्ट क्यों ले रहे हैं? मतलब क्या कोई किसी तरह की हमारे ऊपर भी एक वो दबाव है अब भी हमारे, क्योंकि इकोनॉमिक उनके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, उसके वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। चाइना के पास बेशुमार पैसा है, डीप पॉकेट्स हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इस पैसे का, भरपूर पैसे का वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है। हमारा व्यापार क्यों बढ़ता जा रहा है चीन के साथ? क्योंकि चीनी प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत सस्ते हैं बनस्पत जो भारत में बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो जो व्यापारी है वो कहता है कि मैं मुनाफा कमाऊँ, मैं चीन से ले आऊँ। राइट। उसको ओवरऑल पिक्चर की ना समझ, अगर समझ भी है तो वो कहता है मैं पहले अपने मुनाफे को देखूँ। अब आपने जिस बैंक का जिक्र किया वो ब्रिक्स का हिस्सा है। अब ब्रिक्स का एक सदस्य भारत भी है, तो इस बैंक से भारत को भी कर्ज मिल रहा है। करेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जो मैंने पहले कुछ समय पहले कहा कि डेंग ज़ियाओपिंग वो चीनी नेता थे जो बहुत दशक पहले समझ गए थे कि सैनिक शक्ति के लिए सबसे जरूरी है आर्थिक शक्ति। और डेंग ज़ियाओपिंग उससे पहले भी समझ गए थे कि अगर चीन ने तरक्की करनी है तो मुझे एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना होगा। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये आज चाहे अच्छी एजुकेशन, चाहे आर्थिक शक्ति, ये आज चीन को इस लेवल पे ले आई हैं जो कि अमेरिका को भी मात देने के लिए तैयार है। और अमेरिका भी अंदर से जानता है कि बहुत दिक्कत है। बल्कि अभी 28 अक्टूबर को इसी साल एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन दुनिया में सबसे बड़ी सैनिक तैयारी कर रहा है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी, जो मैंने पहले कहा, किसी पार्टी या पिकनिक के लिए तो नहीं है। करेक्ट। ये सैनिक लक्ष्य के लिए, जब कोई देश चीन पे हमला करने की सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर है, कुछ सोच भी नहीं सकता, तब ये है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी हैं। और जितनी जल्दी हम इसके बारे में समझें, जितनी जल्दी इसके बारे में एक्शन लें, उतना हमारे लिए अच्छा है। सर, आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि जो भी आने वाले युद्ध होंगे उसमें 4 कंट्रीज़ मेजरली इन्वॉल्व होगी, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस, रशिया। और अगर 5वां कोई आना चाहता है तो पाकिस्तान हमेशा ही वो तो तैयार ही होता है। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि तीसरा विश्व युद्ध आपको लगता है फ्रॉम अ डिफेंस एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये होगा या ऑलरेडी शुरू हो चुका है? क्या पर्सपेक्टिव है आपका? जय जी, देखिए, तीसरे विश्व के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें जो भी देश एक दूसरे लड़ रहे हैं, कोई तीसरा देश, कोई तीसरा सुपर पावर बेसिकली उनकी मदद के लिए अपने सैनिक नहीं भेज रहा है। देखिए, दुनिया में देशों को, प्रमुख देशों को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक मेजर जियोपॉलिटिकल पावर और एक जियोपॉलिटिकल पिवट। जियोपॉलिटिकल पावर 3 सुपर पावर है, रूस, अमेरिका और चीन। और ये 3 सुपर पावर ये दुनिया के किसी जंग को ख़त्म करवा सकते हैं और कोई चौथा देश नहीं ख़त्म करवा सकता है। जो बाकी प्रमुख देश हैं, जैसे भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जियोपॉलिटिकल पिवट्स हैं। पिवट्स का मतलब ये है कि जो ये 3 मेजर जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं, रूस, चीन, अमेरिका, ये किसी ना किसी पिवट को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब जहाँ तक बात है अगले 5 साल में जो नए युद्ध होने हैं और उससे जो आशंका है कि क्या विश्व युद्ध होगा, देखिए, विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन अपने सैनिक भेजना चाहता है, अलग अलग कारण से। अमेरिका तो नहीं भेजेगा, डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते उनका मेन चुनावी मुद्दा यही था कि अमेरिका दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। चीन किसी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि चीन के अपने सैनिक टारगेट, अगले 6 सैनिक टारगेट अगले 50 साल के लिए तैयार बैठे हैं, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। रूस किसी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि रूस के अपने जो मंसूबे हैं वो हमें यूक्रेन से ही दिख रहे हैं। करेक्ट। और वो इकोनॉमिकली भी उतने पावरफुल वो इकोनॉमिकली भी इतना पावरफुल नहीं है। तो जहाँ तक वर्ल्ड वॉर की बात है, वो होने के चांसेस ना के बराबर हैं।
हमने देखा जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ या जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, कई बार वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो चुकी है, लेकिन कोई भी सुपर पावर उसमें हिस्सा नहीं ले रहा। विश्व युद्ध तब होगा जब 3 में से एटलीस्ट एक सुपर पावर हिस्सा लेगी अपने सैनिक भेज के, और मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा कि इन तीनों में से कोई भी सुपर पावर अपने सैनिक भेजेगी। और आपको लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? क्योंकि जैसे इंडिया की अगर न्यूक्लियर पॉलिसीज़ देखें तो हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, बट चाइना उसमें बिलीव नहीं करता, शायद दूसरे सुपर पावर्स उसमें बिलीव नहीं करते, तो हमारे ऊपर तो सबसे ज़्यादा खतरा उसका फिर हो जाता है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। तो वो डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं उसमें? जय जी देखिए, मेरी राय में न्यूक्लियर अटैक भी होना ना के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक वो अमेरिका कर सका जापान पे। क्यों? तब पहली बात, अमेरिका अकेला देश था जिसका न्यूक्लियर हथियार थे। दूसरा, जापान एक द्वीप था, तो उसकी जो रेडिएशंस थी वो द्वीप के आसपास ही रही। लेकिन अब जो देश हैं, अब अगर कहीं पे न्यूक्लियर अटैक होता है, अगर बीच में कहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर कहीं बॉर्डर एरिया पे होता है तो इसके जो रेडिएशन उसके देश में भी जाएंगे। करेक्ट। अब रूस क्यों न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पा रहा है यूक्रेन पे? क्यों? उसको डर है कि रेडिएशन वेव्स, क्योंकि हवा का डायरेक्शन अब कभी ठीक तरह से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, कि ये ना हो कि यूक्रेन में वो कहीं भी न्यूक्लियर अटैक करे और वो उसकी रेडिएशंस रूस के अंदर आ जाएं। तो परमाणु अटैक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, और अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, चीन के पास हैं, भारत के पास हैं। अगर इनमें से कोई एक यूज़ करता है तो दूसरा देश भी यूज़ करेगा। करेक्ट। तो कोई देश नहीं चाहता कि उसके नागरिकों की मौत हो। वो तो उसका एम है कि कम से कम मौतें हों। सैनिक पे होना अलग बात है कि वो जो सेना की ट्रेनिंग ऐसे होती है, लेकिन सिविलियंस का मरना वो तो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मेरे राय में ना विश्व युद्ध होने के चांसेस हैं, ना परमाणु हथियार के अटैक होने के चांसेस हैं। आपने बीच में एक बात कही थी कि जो वॉर्स होंगे उनका जो परिभाषा है, जिस तरह से लड़ी जाती है, वो बदल जाएगी। ये क्या चीज़ थी? जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थैंक यू कि आपने इसके बारे में बात किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना। देखिए, अब तक जो भी युद्ध हो रहे थे उसमें क्या था कि थल सेना जाती थी, वायुसेना, नौसेना उसको सपोर्ट करती थी। 1982 तक जितने भी दुनिया की सेनाएं थी वो एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन का पालन करती थी, यानी कि उस देश की सेना मोर्चों में रहेगी और अगर उस पर कोई हमला करेगा तो उसका हमला का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1982 को नई डॉक्ट्रिन आई दुनिया में जिसका नाम था एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982। इसके तहत ये डॉक्ट्रिन हुई सेनाओं की कि थल सेना हमला करेगी, वायुसेना, नौसेना उसकी पूरी मदद करेंगे। और 2001 में लेटेस्ट डॉक्ट्रिन आई जिसका है फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2001। इसके तहत दुनिया में कोई भी चीज जिसका हथियार बन सकता है वो हथियार बनेगा, चाहे इंटरनेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे पेजर हो, कोई भी चीज जिसका आप हथियार बना सकते हो। फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन या मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, उसको भारत में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं। जो ये डॉक्ट्रिन का ऑफिशियल नाम है वो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन। इसके तहत आप किसी भी चीज़ को आप वेपन या हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो तीनों डॉक्ट्रिन जिसका मैंने जिक्र किया, एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन, एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982 और फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2001, ये तीनों अमेरिका से निकली हैं। अब ये जो डॉक्ट्रिन्स थी इसके तहत सेनाओं ने अपनी ओन डिफेंस पॉलिसीज़ का गठन करना शुरू किया। लेकिन जो ये फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है 2001 की, इसमें एक ही देश है दुनिया में जिसने ऐलान किया है कि वो इस डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है, वो है चीन। 2014 में चीन की सेना PLA की डॉक्ट्रिन में ये साफ लिखा हुआ आया कि चीन दुनिया के किसी कोने में किसी भी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, और वो 6 डोमेन है साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, थल, वायु और जल। यानी कि जो हम अब तक पहले 3 कन्वेंशनल डोमेन्स देखते आए थे, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का इस्तेमाल होता था, अब 3 नए डोमेन ऐड हो गए हैं, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें ये काफ़ी दशकों के लिए नई होंगी। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन कहते हैं, इसका वॉरफेयर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम जब एक दूसरे मोबाइल पे बात करते हैं तो हम एक बैंडविड्थ के थ्रू बात करते हैं, जो कि सिविलियन बैंडविड्थ होता है, जो कि मोबाइल की कंपनियों को सरकार देती है, आप इसके थ्रू अपने कम्युनिकेशंस करिए। लेकिन एक डिफेंस बैंडविड्थ होता है
जो कि सिविलियन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ डिफेंस के कम्युनिकेशन के लिए होता है। अब पिछले साल 7 अक्टूबर को जयेश जी, जब हमस ने इजराइल पे हमला बोला सुबह 6:30 बजे, तो 20 मिनट के लिए 6:30 से लेकर सुबह 6:50 तक हमस ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया। यानी कि इजरायली सेना के कमांडर एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं चला कि 1000 से ज़्यादा हमस का लड़ाकू 15 मील तक उनके देश में आ चुका है और कत्लेआम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग किसने की? हमस ने नहीं की, क्योंकि बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑपरेशन है ये चीन ने की। और उसका पूरा मैंने रेफरेंसेस किताब में दिए हैं, और जैसे आंकड़े बाद में भी आए कि जितने अंडरग्राउंड टनल्स बने उसमें एक चीनी सेना के अफसर ने पूरी इसकी सुपरविजन की हमस के लिए बनाने के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि इजरायली सेना, जो कि दुनिया की सबसे विख्यात सेना मानी जाती है, उसका 20 मिनट के लिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया और उनको पता ही नहीं चला। अब साइबर वॉरफेयर के बारे में, साइबर वॉरफेयर का मतलब क्या है? इंटरनेट पे के थ्रू ऐसा तहलका मचा दिया जाएगा कि दुनिया को समझ ही नहीं आएगी। जैसे चीन जब किसी देश पे हमला करेगा, साइबर वॉरफेयर के थ्रू उस देश के जिस देश पे हमला कर रहा है उसके बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा, उसके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कोलैप्स कर देगा। यानी कि देश में हलचल मच जाएगी, ना बिजली आ रही है, ना बैंक के ऑपरेशन चल रहे हैं। और जब देश में पूरी थलथली मच जाएगी, तब वो अपनी थल सेना, वायुसेना, नौसेना का इस्तेमाल करेगा। तब तक जो टारगेट होगा वो इतना सॉफ्ट हो चुका होगा कि जो लड़ने की क्षमता होगी वो बहुत कम हो चुकी होगी। और जब हम स्पेस वॉरफेयर से बात करते हैं, स्पेस वॉरफेयर का मतलब है कि चीन स्पेस की सैटेलाइट्स को बर्बाद करेगा। 2017 में चीन ने एक ट्रायल किए जिससे पूरी दुनिया हिल गई, जिसका जिक्र मैंने किताब में किया। उन्होंने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ASAT के तहत, एंटी सैटेलाइट के तहत उसको बर्बाद किया। और कैसे बर्बाद किया? उन्होंने मिसाइल भेजी वो किसी और सैटेलाइट के लिए तैनात की गई, किसी और सैटेलाइट के लिए भेजी गई, लेकिन आखिरी कुछ नैनो सेकंड में, यानी कि सेकंड के छोटे से छोटे हिस्से में उन्होंने टारगेट बदल दिया और उन्होंने दूसरी सैटेलाइट को ख़त्म कर दिया। यानी कि दुश्मन अगर सोच भी रहा है कि ये सैटेलाइट मेरी सैटेलाइट की तरफ आ रही है, उसको पता ही नहीं कि आखिरी सेकंड के भी कुछ हिस्सों में क्या हो जाएगा, उसका दिशा कैसे बदल जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि चीन जिस देश पे हमला करेगा, साइबर वॉरफेयर के थ्रू वहाँ पे तहलका मचाएगा, वहाँ की डिफेंस स्पेक्ट्रम को पूरा जैम कर देगा, स्पेस में जितने उस देश की सैटेलाइट्स हैं उसको बर्बाद कर देगा। तब तो उसकी थल सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए बहुत आसानी से लक्ष्य प्राप्त करना हो जाएगा। और चीन एक और जो करेगा, जो ये 6 युद्ध लड़ेगा, इसने एक सबक को सीख ली है 2 साल के ऊपर लंबे रूस यूक्रेन युद्ध से, या 1 साल के लंबे ऊपर इजराइल हमस युद्ध से, कि जो ये युद्ध करेगा वो सॉफ्ट और स्विफ्ट होंगे, छोटे होंगे और बहुत तीव्र गति से होंगे। वो कभी जो भी युद्ध करेगा वो लंबे समय के लिए होने नहीं देगा। 1971 में जो भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, हमने मात्र 13 दिन में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। जब तक पाकिस्तान सेना को एहसास हो क्या रहा है, हमारे ऑपरेशन बांग्लादेश में ख़त्म हो गए थे। तो ये शॉर्ट और स्विफ्ट युद्ध का ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, और ये चीन करेगा इन 3 एक्स्ट्रा डोमेन्स के साथ, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस के साथ। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आज की तारीख में भारत के पास 26 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, चीन के पास 226 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के पास 313 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और अमेरिका की एक रिपोर्ट पिछले साल पेंटागन में पेश हुई जिसमें यह कहा गया 2030 तक चीन के पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। चीन दुनिया का नंबर 1 स्पेस पावर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि चाहे परमाणु हथियार हों, चाहे युद्ध पोत हों, परमाणु पनडुब्बियाँ हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, या फिर आप स्पेस की तरफ से देखिए कितनी तरक्की चीन दिन रात कर रहा है। तो ये मतलब एक तरह से तो प्रूव हो जाता है कि जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो चाइना ही है इस वक्त, और शायद फ्यूचर में भी चाइना ही हो। इससे डील कैसे किया जाए, स्पेशली भारत कैसे डील करे? अब जैसे 2020 में जब हमारे इश्यूज़ हुए चाइना के साथ में बॉर्डर पे, तो 2021 में हमने क्वाड को रिवाइव किया। 2007 में वो बन चुका था, बट इंडिया ने ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। बट 2021 में हमें वो समझ आया कि इसकी ज़रूरत है हमें, भले ही वो इकोनॉमिक एक सिस्टम हो, बट इन फ्यूचर वो मिलिटराइज हो सकता है। तो
क्वाड एक हो गया, बट ऐसे और कौन से तरीके हैं जिससे हम चाइना से डील कर सकते हैं? जय जी, मैंने अपने किताब के आखिरी चैप्टर में लिखा है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, हमें अपनी आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूत करना होगा। जो मैंने पहले भी 2-3 बारी कहा, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, क्योंकि कोई भी सुपर पावर देश आप ले लीजिए, कोई भी ताकतवर देश ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में होती है। राइट। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को गति देनी होगी। दूसरी चीज़, ये जो ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश में, मैंने किताब में लिखा है दुनिया के सबसे कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में 2 देश हैं, इजराइल और भारत। इजराइल तो हम सारे जानते हैं, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत उस जगह पे है जहाँ पे पाकिस्तान है, हमारे पश्चिमी बॉर्डर पे, उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पे चीन है, और हम उस कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड हैं जो दुनिया के 3 सबसे बड़ी जगह हैं जहाँ से ये नशीले ड्रग्स आते हैं, इलीगल ड्रग्स आते हैं। गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और चीन। चीन दुनिया का बहुत बड़ा एक जगह बन चुका है नशीली पदार्थों के उत्पादन के लिए। हिस्टोरिकली वो तो ओपीएम वॉर्स भी उन्होंने लड़े हैं। बट जो आपने सही कहा, लेकिन जो ओपीएम वॉर लड़े तब चीन लड़े थे क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अब ड्रग्स ना बेच पाए, क्योंकि तब यूनाइटेड किंगडम का जो मेन बिजनेस था वो ड्रग्स था, ओपीएम था। तो ओपीएम वॉर चीन ने लड़ी अपने नागरिकों को ओपीएम से बचाने के लिए। लेकिन आज चीन वो एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए कैसे चीजें बदल गई कुछ दशकों में, कुछ शताब्दियों में। एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया कि फेंटानिल एक ड्रग है जो कि चीन बना के मेक्सिको के थ्रू अमेरिका में भेजता है। आज की तारीख में जयेश जी, आपको हैरानी होगी जान के, 23% अमेरिकी युवा अपनी मिलिट्री सेवा के लिए इनएलिजिबल है क्योंकि वो फेंटानिल का एडिक्ट हो रखा है। और भारत में भी ये ड्रग बिकना बहुत बड़े पैमाने में शुरू, जिसे चिट्टा कहते हैं, जिसका मतलब है पंजाबी में वाइट कलर, चिट्टा। ये भी जगह जगह पे उपलब्ध है। मैंने बुक में लिखा है, हम ड्रग वालों को पकड़ते हैं जो छोटे पेडलर होते हैं, जैसे 2 ग्राम 5 ग्राम मिला। असली खेल तो बड़े लोग कर रहे हैं, कार्टेल्स का खेल है, कार्टेल्स का खेल है। और जिस तरह से ड्रग्स बढ़ रहे हैं, मैंने किताब में भी जिक्र किया, 2007 में भारत की आबादी के 2 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट थे, और 15 साल में ये मात्रा 5 गुनी होके 10 करोड़ हो चुकी है। ये 2022 के आंकड़े हैं, हम 2024 में देख लीजिए किस रेट से भारतीय युवा या भारतीय नागरिक ड्रग का शिकार हो रहा है। जितने हमारे लोग ड्रग के शिकार होंगे उतने हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। सबको लगता है पिछले कुछ सालों में ये जो ड्रग्स का इम्पोर्ट इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा, इम्पोर्ट एक गलत वर्ड है, जिस तरह स्मगलिंग जो हो रही है जी। वो बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ हफ्ते पहले कुछ 1000 करोड़ का ड्रग्स का एक पूरा वो पकड़ा गया, डाउन साउथ पकड़ा गया, मुंबई के पोर्ट्स के आसपास पकड़ा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे हैं जो मैंने बताया। 2007 में अगर 2 करोड़ एडिक्ट थे, 2022 में 5 गुना बढ़ के 10 करोड़ हो गए हैं। तो उतनी मात्रा में ज़्यादा कंज्यूम भी तो हो रहा है और उतनी मात्रा में पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है मैंने अब तक नहीं देखा। बल्कि उस पर तो इतनी फास्ट ट्रायल कोर्ट्स होनी चाहिए, 15 दिन के अंदर सज़ा सुनानी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो मेन ब्रेन्स हैं इसके पीछे उनको पकड़ना चाहिए। तो ये पंप करवाया जा रहा है ऑन पर्पस। बिल्कुल, ये पर्पस से पंप कराया जा रहा है, क्योंकि उससे जो देश की युवा हैं वो कमज़ोर होंगे, देश खोखला होगा। जैसे मैंने आपको बताया, 23% अमेरिकी युवा फेंटानिल खाने की वजह से अपनी मिलिट्री सेवा के लिए इनएलिजिबल है। वो कोशिश ही नहीं कर सकता है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए, युद्ध लड़ने से पहले ही आप कैसे किसी देश को कमज़ोर करें युद्ध के नज़रिए से। तो ये सारा जो फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2001 की है, ये सारा उसका तहत है। साइबर लो, ड्रग्स लो, ये लो। तो ये बड़े पैमाने पे जो हो रहा है। और जो आपके प्रश्न का एक और पॉइंट देना चाहूँगा, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिसका चीन पे पूरा कंट्रोल है पैसे की वजह से, उनको आज़ाद करवाना होगा, उनको निष्पक्ष करवाना होगा। और हमने सबसे बड़ा उनका ब्लंडर देखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैंडेमिक कोविड-19 शुरू हो चुका था, उसको 2-3 महीने लगे उसे पैंडेमिक डिक्लेयर करने के। तब तक कितने लोग मर चुके थे, कितने नुकसान हो चुका था। तो मैंने कई मेजर्स लिखे हैं इस बुक में, क्या क्या करना चाहिए चीन को रोकने के लिए। अन्यथा जो मैंने बुक में भी लिखा है और अपने बैक कवर में भी लिखा है, अगर हमने अब नहीं कार्रवाई की बहुत देरी हो जाएगी और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक रिपोर्ट भी थी कि चाइना जो है
वो जो आईवी लीग कॉलेजेस होते हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी यूनिवर्सिटी होगी जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा पंप कराता है एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने के लिए। शायद उसका एक पहलू हमने कनाडा में जो हो रहा है वहाँ पे देखा। तो बहुत सारे अलग अलग तरह से चाइना शायद ये ट्राई करता है कि देश को अंदर से पहले खोखला करो, फिर उस पर अटैक करो, तो उसे गिराना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यही चीन की हरकतें हैं, वो पहले देश को अंदर से खोखला करता है। एक बार देश अंदर से खोखला हो गया तो एक्सटर्नली तौर पे लड़ाई करना तो बहुत बहुत आसान है। जब आपने देश के नागरिकों को ही अनफिट कर दिया, उनको ड्रग की लत लगा दी, उन पे आपसी लड़ाई झगड़े करवा दिए, तो वो देश किस लड़ने की स्थिति पे होगा? करेक्ट। और देखिए मैं यहाँ एक सेकंड चाहूँगा, सॉरी। ऑंग सैन जो कि बर्मा के, जिसे म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, ऑंग सैन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे बर्मा के। उन्होंने 1947 में कहा था कि अगर बर्मा की अनेकता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ हुआ तो बर्मा ऐसा डूबेगा, कभी उभर नहीं पाएगा। 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ, उसके कुछ दिन पहले ऑंग सैन की हत्या कर दी गई। 1962 में मिलिट्री जुंता ने पहली बार सत्ता हासिल की बर्मा में, जिसका नाम म्यांमार हो गया 1989 में, और उन्होंने वही किया जिसकी चेतावनी ऑंग सैन ने दी थी। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के साथ खेलना शुरू किया। और आज की तारीख में म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। पिछले साल 5 नवंबर को म्यांमार के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि जिस तरह से गृह युद्ध चल रहा है, बर्मा छोटे देशों के टूटने के कगार में है। और बर्मा के 90% लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देशों में से माना जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर लोगों में लड़ाई करवाई जाए तो इतना शांतिप्रिय देश भी टूटने के कगार में आ जाता है। और यही चीज़ हर देश को समझनी होगी कि देश की अखंडता, देश की एकता जितनी हम मजबूत रखेंगे, उतने भार वाले कम फ़ायदा उठाएंगे। जितने हम आपस के लोगों में बंटवारे करेंगे, बाहर के मुल्कों के लिए, दुश्मन मुल्कों के लिए कितना आसान होगा। म्यांमार एक सामने एग्जाम्पल है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये कई हथकंडे चीन अपना रहा है देश को कमज़ोर करने के लिए, किसी भी देश को खोखला करने के लिए, इससे पहले कि वो कार्रवाई करे। और एक आखिरी टिप्पणी इस विषय पे करना चाहूँगा। हमने देखा कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें थी कि ताइवान के कई नागरिकों को, जो कि प्रोमिनेंट वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, उनको चीन ने दावत दी, उनको चीन का पूरा एक स्टेट स्पॉन्सर ट्रिप कराया, जबकि ताइवान का हर नागरिक जानता है कि चीन हमारा कट्टर दुश्मन है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल पे कहाँ तक गेम खेली जा रही, क्योंकि चीन के पास बेशुमार पैसा है। करेक्ट। आई थिंक इंडिया में भी अगर कोई रिपोर्ट अगर कभी बनाए, कोई रिसर्च करे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस पर सबूत मिल जाएंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस भारत में भी कितना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स है उसमें उसके इन्वेस्टमेंट्स है, थिंक टैंक्स में उसके इन्वेस्टमेंट्स है, मीडिया हाउसेस में इन्वेस्टमेंट्स है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसके थ्रू वो जकड़ के रखा हुआ है उसने भारत को भी। और ये वही नेक्सस है जो फिर कई सारी चीज़ें करवाता है, जिससे लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, स्टेट्स के बीच में झगड़े होते हैं, एंड वो आग लगाने का वो काम करता है। और शायद उसी का फ़ायदा वो किसी दिन उठाना चाहेगा। एग्जैक्टली। बट सर, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेसन के लिए और इतनी खूबसूरत एक वेल रिसर्च किताब लिखने के लिए। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट पीपल कि इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब के हमारे इस एपिसोड पे। प्लीज़ गो बाय दिस बुक, क्योंकि बीच में भी हमने जो बात की थी कि शायद लोग वो समझ नहीं पाते, वो पर्सपेक्टिव उन्हें मिल नहीं पाता जो गवर्नमेंट और आर्मी के पास होता है, कि हमारे रियल पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ एक्चुअली क्या है, और लोगों को वो जितना जल्दी पता चले उतना बेहतर, ताकि गवर्नमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सके। हम एक दूसरे से झगड़ने में बिज़ी हो जाते हैं, जहाँ पे फिर चीन जैसे देश हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उसीलिए प्लीज़ रीड दिस बुक, बाय दिस बुक, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा चाइना के बारे में। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जय जी, मेरा दिल से आभार कि आपने मेरे को ये मौका दिया अपनी बातें रखने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा, मेरा नमन और सलाम आपको कि आपने मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। मैंने मेरे जो दिल पे आया, जो मेरा रिसर्च था, जो मैंने किताब में लिखा, वो मैंने आपके दर्शकों को बताया। तो मेरा एक बार और दिल से आपको तहे धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद।